गया। क्लियर है? अगर क्लियर है तो मैं आप पूछता रहूंगा ये क्वेश्चन कि क्लियर है नहीं क्लियर है, आप बस चैट बॉक्स के अंदर वाई टाइप कर देना, ठीक है, जस्ट टाइप वाई। तो पहला स्टेप क्या था कि आपको जनरल ऑब्जर्वेशन के अंदर जब भी आप घर से बाहर निकलो आंखों और कानों को खुला रखना है। जो भी कंपनीज आपको दिखती हैं एक बार आपको देखना है कि भाई क्या ये लिस्टेड कंपनी है, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो क्या इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दो चीजें आपको देखनी है हमेशा, मतलब एक इन्वेस्टर का चश्मा पहन के ही बाहर निकलना है, ठीक है। स्टॉक मार्केट सिर्फ पोर्टफोलियो में नहीं होता है, स्टॉक मार्केट एक लाइफस्टाइल है। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हो आपको हर टाइम उसके अंदर कंपनीज ढूंढती रहनी पड़ती हैं, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। बट इस स्टेप की एक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपको कंपनीज ढूंढने में टाइम लगेगा। मतलब अगर आप आज घर से बाहर निकलो ढूंढने तो शायद आपको कंपनी ना मिले, हो सकता है 10 दिन बाद मिले, हो सकता है 15 दिन बाद मिले, हो सकता है 1 महीना बाद मिले। तो इसमें क्या होता है कि एक टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है, बट मिलती हैं कंपनीज। इसीलिए हमारा सेकेंड स्टेप है टू फाइंड गुड कंपनीज विच इज स्टॉक स्क्रीनर। ये बहुत ही आसान तरीका है अच्छी कंपनीज को ढूंढने का। स्टॉक स्क्रीनर का क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है, मैं आपको बताता हूँ। तो आज की डेट में जैसे लिस्टेड कंपनीज की अगर हम बात करें तो 5,000 लिस्टेड कंपनीज होंगी, ठीक है, इससे ज्यादा ही है, 5,300 के करीब लिस्टेड कंपनीज है। आप सारी कंपनीज को तो फंडामेंटल्स आप कर नहीं सकते, राइट। आप कितनी कंपनीज का कर सकते हो? आप लेट से हो सकता है 50 कंपनीज का कर सकते हो, 100 कंपनीज का कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको कंपनीज को फिल्टर आउट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको, आपने पहला फिल्टर लगाया कि मुझे वही कंपनीज दिखाओ जिन्होंने पिछले 5 साल में 20% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। आपके सामने कितनी कंपनीज बचेंगे? हो सकता है 1,000 कंपनीज बचे। उसके बाद आपने एक और रेशियो लगाया कि भाई मुझे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम से कम 15% का चाहिए, तो आपके सामने 500 कंपनीज बचेंगी। तो ऐसे ऐसे आप रेशियोज लगाते जाओगे, कंडीशंस लगाते जाओगे, आपके सामने इवेंचुअली यू विल हैव 50-100 कंपनीज जिनका फिर आप एनालिसिस कर सकते हो, देख सकते हो उनका बिजनेस क्या है, उनकी मार्केट कैप क्या है। तब आपको उसमें रिसर्च करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्टॉक स्क्रीनर, ठीक है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो स्टॉक स्क्रीनर का काम करते हैं, बट मैं आपको एक फ्री प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ, एंड उस फ्री प्लेटफॉर्म का नाम है टिकर टेप। आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है tickertape.in, ठीक है। तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी, कंप्लीटली फ्री है, कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद नहीं ले रखा है, ठीक है। आपको स्क्रीनर पे जाना है, ठीक है, स्टार्ट स्क्रीनिंग करके एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इस पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपके सामने जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है वो सारी आ चुकी हैं, एंड यहाँ पे आप फिल्टर्स लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा स्टॉक चाहिए जिसका प्राइस 10 रुपए के अंदर हो, तो यहाँ पे आप डाल दो 10 रुपए, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने सारे स्टॉक्स आ जाएंगे जिनका प्राइस 750 रुपए से नीचे, सॉरी 10 रुपए से नीचे, ठीक है। उसके बाद आप लगा दो प्रॉफिटेबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल रिटर्न ऑन इक्विटी होना चाहिए कम से कम लेट से 20% का, ठीक है, कम से कम 20% का। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने 43 कंपनीज बची हैं। तो इस तरीके से आप फिल्टर आउट करके अच्छी कंपनीज को ढूंढ सकते हो। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, फ्री प्लेटफॉर्म है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। वेबसाइट का क्या नाम है? टिकर टेप, राइट। दिस वाज द सेकंड स्टेप। क्लियर है गाइस? जस्ट टाइप आई इन द चैट। क्लियर? ओके अब हम बढ़ते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है एक बड़ी वेल्थ क्रिएट करने के लिए, जिसका नाम है सिलेक्टिव एक्सपर्टीज। कैसे यूज करना है टिकर टेप को? रेशियोज लगाने होते हैं, आपको धीरे धीरे क्लास में समझ में आ जाएगा कि क्या रेशियोज लगाने हैं। सेलेक्टिव एक्सपर्टीज का क्या मतलब है? सेलेक्टिव एक्सपर्टीज का यह मतलब है दोस्तों कि जब आप जिस भी सेक्टर में काम करते हो उस सेक्टर की अच्छी कंपनीज को आप आइडेंटिफाई करो, राइट। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलेक्टिव एक्सपर्टीज। इसके लिए एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किस सेक्टर के अंदर काम करते हो। एक बार आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताओ किस सेक्टर के अंदर आप काम करते हो। आईटी, डिफेंस, किस सेक्टर के अंदर काम करते हो? ठीक है, डेटा सेंटर, मरीन, स्टूडेंट, फार्मा, सोलर, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग आंसर्स दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल नमन यहाँ पे, नमन ने बोला है कि रोचित आई एम अ डॉक्टर। अब नमन का एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। अब नमन क्या है? नमन इज अ डॉक्टर,
ठीक है, नमन ने बताया है कि भाई हम डॉक्टर हैं। अब नमन डॉक्टर है तो एक नई मेडिसिन मार्केट के अंदर आई है जिसका नाम है XYZ। ठीक है, ये मेडिसिन क्या करती है, ये मेडिसिन डायबिटिक पेशेंट्स की डायबिटीज को कंट्रोल करती है, राइट। कंट्रोल करती है मतलब अगर आप इस मेडिसिन को लेते हो तो आपकी डायबिटीज सही नहीं होगी, बट आपकी डायबिटीज कंट्रोल के अंदर रहेगी, आपके जो शुगर लेवल्स हैं वो कंट्रोल के अंदर रहेंगे, कंप्लीटली सही नहीं होंगे। तो अगर किसी ने 50 साल की एज पे लेना स्टार्ट करा है, मतलब डायबिटीज हुई है, तो उसकी जितनी भी जिंदगी बाकी है उस पूरी लाइफ के अंदर उसे ये मेडिसिन खानी होगी, राइट। तो होगा क्या कि क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स इंडिया के अंदर बढ़ रहे हैं तो फिर इस मेडिसिन का कंजम्पशन भी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, प्लस जिसने एक बार खानी शुरू करते उसे जिंदगी भर खानी है, राइट। अब आप मुझे बताओ सबसे पहले इस मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है XYZ, इसके बारे में मुझे पता चलेगा, ठीक है, या फिर नमन को पता चलेगा? आप मुझे बताओ सबसे पहले किसे पता चलेगा? सिंपल सा आंसर है, किसे पता चलेगा? नमन को पता चलेगा। क्यों नमन को पता चलेगा? बिकॉज नमन इज अ डॉक्टर, नमन एक डॉक्टर है ना। नमन तो प्रेस्क्राइब करेंगे इस मेडिसिन को, है ना, लिख के देंगे कि भाई आप ये मेडिसिन को, तो नमन को पता चलेगा। अब आप मुझे बताओ अगर एक लिस्टेड कंपनी हो, ठीक है, और इसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हो, तो इस कंपनी के अंदर सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, मैं करूंगा या नमन करेगा? मैं करूंगा, नमन करूंगा? नमन करेगा। नमन करेगा बिकॉज नमन को क्या है, इंफॉर्मेशन भी पहले मिली है, प्लस उनके पास क्योंकि सेक्टर सेक्टर एक्सपर्टीज है, इंडस्ट्री एक्सपर्टीज है, तो उन्हें पता है कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी है, इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा है। मुझे कब पता चलेगा? जब इसका शेयर प्राइस कम से कम 200-300% बढ़ चुका होगा, तब मैं बोलूंगा यार ये कंपनी का शेयर प्राइस इतना क्यों बढ़ रहा है, फार्मा कंपनी तो है। फिर मैं देखूंगा, रिसर्च करूंगा, तब मुझे पता चलेगा अच्छा ये एक मेडिसिन बनाते हैं, राइट। तो मेरे जो रिटर्न्स होंगे वो कम बनेंगे, नमन के ज्यादा बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, टाटा मोटर्स सब जानते होंगे भाई इस कंपनी के बारे में, टाटा मोटर्स, ठीक है। टाटा मोटर्स के बारे में जानते तो सब है, बट एक अगर आप टाटा मोटर्स के अंदर काम करते, लेट से सप्लाई साइड के अंदर काम करते, तो आपको पता होता कि भाई टाटा मोटर्स ने एक नई कंपनी है जिसका नाम है ASAL। इसको ऑर्डर दिया है कि ये हमारी वेल्डिंग असेंबलीज बनाए, ठीक है, वेल्डिंग असेंबलीज बनाए। कोई भी कार कंपनी अगर आप देख लो तो वो सारे जो पार्ट्स है वो खुद नहीं बनाती है, टायर खुद नहीं बनाती है, ग्लास खुद नहीं बनाती है, मिरर खुद नहीं बनाती है, वो इंजन ज्यादा खुद बनाते हैं। इसके अलावा सारी चीजों को मंगाते हैं दूसरी कंपनी से और एक जगह असेंबल करते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज नट बोल्ट खुद बनाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ASL को ऑर्डर दिया। अगर आपको ये चीज पता होती, अगर आप इस कंपनी के अंदर काम करते तो आप कितने रिटर्न बना सकते थे, मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप ASL का शेयर प्राइस देखोगे, ठीक है, पिछले 5 साल के अंदर इस कंपनी ने 3000% के रिटर्न दिए, ठीक है। अगर आपने इस न्यूज के आते आते इन्वेस्टमेंट करा होता है इस कंपनी के अंदर, तो आपने कितने रिटर्न बनाए होते? कम से कम 2000% के, राइट, यानी 20 गुना आपका कैपिटल हो जाता, 20 गुना, राइट। तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है कि अपनी एक्सपर्टीज का यूज करके अच्छी कंपनीज को आइडेंटिफाई करना है। अगर आप एक IT सेक्टर में काम करते हो, ट्रस्ट मी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बेस्ट कंपनी कौन सी है इंडिया के अंदर जो AI के ऊपर काम कर रही है। आप कर सकते हो ज्यादा अच्छे से, बिकॉज आप उस इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट करते हो, मुझे करने में टाइम लगेगा। तो जिस भी सेक्टर के अंदर आप काम करते हो उसके अंदर अच्छी कंपनीज को आप आइडेंटिफाई करिए, राइट। क्या स्टेप क्लियर है? क्या स्टेप क्लियर है? क्लियर, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट इंटरेस्टिंग है जिसका नाम है मोट, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है मोट तो जस्ट रीड इट, आई विल बी बैक इन जस्ट 1 मिनट। मुझे 1 मिनट देना, आई विल बी बैक, जस्ट रीड इट। ओके, तो मोट मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं रोचे तुम्हें मोट पता नहीं है। तो देखो मोट का सिंपल सा मतलब है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर कोई कंपनी है जिसके पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है तो हमको उसको सिंपली बोल सकते हैं कि भाई इस कंपनी के पास मोट है। पूरी डेफिनेशन में आप बस एक वर्ड हाईलाइट करो, विच इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये जो वर्ड लिखा हुआ है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बस। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूं।
एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बहुत ध्यान सुनिएगा। मैं ये पेन बनाता हूँ, मेरे पास, मैं ये पेन मैन्युफैक्चरर हूँ, और इस पेन की खास बात क्या है कि ये पेपर पे भी चलता है, मतलब आप लिख भी सकते हो, और ये किसी भी डिजिटल स्क्रीन पे चलेगा, आपके फोन पे भी चलेगा, आपके लैपटॉप पे भी चलेगा, आपकी टीवी पे भी चलेगा। ये पेन मैंने बनाया, इस पेन की खासियत है। अब लेट से मैं पेन बनाता हूँ, इस पेन का नाम है वैकॉम, ठीक है, मैंने इस पेन का नाम रखा है वैकॉम। अब ये 2025 के अंदर क्या है कि मैं ही बनाता हूँ इस पेन को, ठीक है। और क्योंकि ये पेन बहुत ज्यादा नया है, बहुत ज्यादा काम का है, तो इस पेन को बेच के मैं 40% का प्रॉफिट बनाता हूँ, ठीक है। 40% का प्रॉफिट का क्या मतलब है कि अगर 100 रुपए का पेन बेचता हूँ तो 40 रुपए मेरी जेब में बचते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अगर मेरे पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो 40% का प्रॉफिट मैं बना रहा हूं, ये सबको दिखेगा, ये आपको भी दिखेगा, ये मुझे भी दिखेगा, ये अंबानी को भी दिखेगा, ये अडानी को भी दिखेगा, हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट को दिखेगा। तो जब ज्यादा लोगों को दिखेगा तो और लोग आ जाएंगे इस प्लेयर, इस सेक्टर के अंदर। मतलब हो सकता है रिलायंस आ जाए, हो सकता है अडानी आ जाए, हो सकता है आप आ जाओ, हो सकता है 10 और प्लेयर्स आ जाए, ठीक है। अब 2030 तक क्या हुआ कि 10+ कंपनीज हैं जो इसी तरीके का पेन बनाती हैं। अब आप मुझे बताओ, क्या मेरा जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट वो 40% का रहेगा? आप मुझे बताओ। नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? आप सिंपल सा बताओ, क्यों नहीं रहेगा? सोचो, थोड़ा लॉजिकल बात है। कंपटीशन बढ़ चुका है, मार्केट में और ज्यादा लोग आ चुके हैं, ये प्रॉब्लम है। बट अगर मेरे पास इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता, अगर मेरे पास इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता, प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होता? प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि भाई मेरे पास इस प्रोडक्ट का पेटेंट है, ठीक है। पेटेंट है मतलब एक ऐसा पेन जो पेपर पे चलता है प्लस डिजिटल स्क्रीन पे चलता है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं बना सकता हूँ। मेरे अलावा अगर कोई बनाता है तो मैं उस पे केस कर सकता हूँ, उसे लीगल बैटल में हरा सकता हूँ। मेरे पास ये पावर है, इसका पेटेंट मैंने करा रखा है, लीगल राइट से मेरे पास इस पेन को बनाने की, कोई और नहीं बना सकता, कॉपी नहीं कर सकता कोई। अब आप मुझे बताओ, 2030 के अंदर क्या मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या प्रॉफिटेबिलिटी 40% की रहेगी? 100% रहेगी, बिल्कुल रहेगी। हो सकता है ज्यादा हो जाए, हो सकता है 1-2% कम भी हो, बट कोई दूसरा प्लेयर नहीं होगा, तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी सेम रहेगी। ऐसी कंपनीज को कहते हैं कंपनीज विच हैव मोट, विच हैव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो किसी और प्लेयर के पास नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आपको कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, मैं 2-3 एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मोड का एग्जांपल है टीसीएस। अब टीसीएस का मोड क्या है? टीसीएस का मोड भाई साहब ये है कि भाई वो इंडिया की सबसे पहली सॉफ्टवेयर कंपनी थे, तो 90% जो इनका रेवेन्यू आता है, 90 या 95% रेवेन्यू आता है, वो एग्जिस्टिंग क्लाइंट से आता है, नए से नहीं, पुराने क्लाइंट से आता है। तो अगर मैं नई सॉफ्टवेयर कंपनी खोलूं टीसीएस जैसे, जो सेम बिजनेस करती हो, यूएस क्लाइंट्स को के लिए काम करते हो, तो मेरा बिजनेस इतना अच्छा नहीं चलेगा, बिकॉज दे वर द फर्स्ट सॉफ्टवेयर कंपनी, ऑलरेडी मार्केट के अंदर इतने ज्यादा प्लेयर्स हैं, राइट। सीडीएसएल, सीडीएसएल एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। अच्छा, आप जो शेयर्स खरीदते हो ना, ग्रो से खरीदते होगे, आप जीरोधा से खरीदते होगे, है ना, एंजल से खरीदते होगे, अपस्टॉक से खरीदते होगे, ये सारे जो लोग हैं ये बस एक ब्रोकर है, ठीक है, ब्रोकर। ये आपके शेयर खरीदने में मदद करते हैं। जो शेयर आपका स्टोर होता है ना, वो इनके पास नहीं होता है। आपका शेयर कहाँ स्टोर होता है? डिपॉजिटरी के पास। इंडिया के अंदर सिर्फ 2 डिपॉजिटरीज है, पहली है सीडीएसएल और एक दूसरी है जिसका नाम है एनएसटीएल, बस 2। 10 साल पहले भी 2 थी, आज भी 2 हैं, एंड 50 साल बाद भी 2 रहेंगी। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, किसी प्राइवेट कंपनी को तो दे नहीं सकते आपके शेयर्स, क्योंकि बहुत ज्यादा वैल्यूबल है। अगर इधर उधर कर दिए तो क्या होगा? तो गवर्नमेंट की कंपनी है, 2 ही कंपनीज है, गवर्नमेंट ने सिंपली बोला है कि भाई कोई तीसरा प्लेयर आ ही नहीं सकता। प्राइवेट प्लेयर कल को अडानी अंबानी, आप, मैं, कोई भी अपनी डिपॉजिटरी खोल ही नहीं सकता, लाइसेंस ही नहीं मिलेगा। तो इनके पास क्या है? एक डुओपोली है, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। इसीलिए अगर आप सीडीएसएल का शेयर प्राइस देखोगे तो लगातार ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। 5, अगर मैक्स चार्ट देखोगे तो 1000% की रिटर्न इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं, राइट। तो बहुत अच्छी कंपनी है सीडीएसएल। उसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो पिडीलाइट। अब पिडीलाइट क्या है? मार्केटिंग करती है। अगर मेरा पेन आज की डेट में टूट जाए तो मैं दुकान पे जाऊंगा, अपने पड़ोस में बोलूंगा भैया फेविक्विक दे दो,
है ना। या फिर कुछ भी मुझे अगर स्टिक करना होगा तो मैं बोलूंगा फेविकोल दे दो। अगर मेरे प्लम्बिंग में लीकेज होगी तो मैं बोलूंगा एमसील दे दो। अगर मेरी छत में लीकेज होगी तो मैं बोलूंगा भैया डॉक्टर फिक्सिट दे दो। ये सारे प्रोडक्ट्स इसी कंपनीज के, और इनके प्रोडक्ट तो अच्छे हैं ही, प्लस इनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है कि भाई फेविकोल का कॉम्पिटिटर कौन है आपको नाम ही नहीं पता होगा, है ना। तो इतनी अच्छी ब्रिलियंट मार्केटिंग कर देते हैं, एंड दिस इज देयर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कोई दूसरी कंपनी नहीं कॉम्पीट कर सकती है इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। पेज इंडस्ट्रीज, अच्छा जॉकी तो आप सबने सुना ही होगा, यूज भी करा होगा मोस्ट प्रोबेबली। जो जॉकी है, जॉकी एक इंटरनेशनल ब्रांड है, बट इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही कंपनी से सेल कर सकती है, लाइसेंस है, पार्टनरशिप करी हुई है, जिसका नाम है पेज इंडस्ट्रीज। डोमिनोज का पिज्जा तो सबने खाया होगा, है ना, कोई भी नहीं होगा जिसने नहीं खाया होगा, सबने खाया होगा। तो डोमिनोज का पिज्जा इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही कंपनी सेल करती है, जिसका नाम है जुबिलियंट फूड वर्क्स, ठीक है। एंड मैकडोनल्ड्स फॉर एग्जांपल, मैकडोनल्ड्स सबने खाया होगा, हर जगह इंडिया के अंदर होता है। मैकडोनल्ड्स को कौन सेल करता है? वेस्ट लाइफ फूड वर्क्स, राइट। तो ये सारी कंपनीज, इनकी पार्टनरशिप बहुत ज्यादा अच्छी है, एंड पार्टनरशिप की वजह से इनके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, कोई तीसरा प्लेयर इनसे कम्पीट नहीं कर पाता है, राइट। तो दिस वॉज द समरी ऑफ मोट। अब सबसे पहले क्या करना है हमें? सबसे पहले हमें स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, स्टॉक का नाम पता करना है। दूसरी चीज हमें क्या करना है? देखना है कि उस कंपनी का मोट है या नहीं, ठीक है। हर कंपनी का मोट नहीं होता है। अगर उसका मोट यस है, मतलब आप समझो आपने बहुत बढ़िया कंपनी ढूंढी है, मतलब आप उसके अंदर हैवी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है, हैवी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर चेकिंग फंडामेंटल्स, यहीं पे नहीं कर देना है। अगर इसका जवाब नो है तो फिर आपको लो इन्वेस्टमेंट करना है। लो इन्वेस्टमेंट क्यों? क्योंकि आज तो वो कंपनी अच्छी है, हो सकता है 3 4 5 साल बाद उसके अंदर और प्लेयर्स आते हैं, है ना, सस्टेनेबिलिटी नहीं है, तो आपको ये चीज करनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर। हम आ चुके हैं, 40 मिनट हो चुके हैं, बट फाइनली वी हैव अराइव्ड टू आवर फंडामेंटल एनालिसिस पार्ट, जहां पे मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस सिखाने वाला हूं, ठीक है। अभी तक क्लियर है? इफ क्लियर जस्ट टाइप वाई इन द चैट। क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। ओके, तो 99% लोग बोल रहे हैं क्लियर है। कुछ लोगों ने बोला है भाई स्टार्टिंग का पार्ट मिस हो गया। अब मिस हो गया तो रिपीट नहीं कर सकता, आप नेक्स्ट क्लास अटेंड कर लेना। बट मेन जो पार्ट है क्लास का वो ये है, यहां से कहीं नहीं जाना है। मतलब अब जो 1 घंटा या 1.5 घंटा आप स्पेंड करने वाले हो, एकदम फोकस के साथ अटेंड करना, बिकॉज अगर इसे सीख लिया तो ट्रस्ट मी, आपको आज के बाद मुझसे या किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई क्या इस स्टॉक को हम खरीद लें। फॉर एग्जांपल सुरजीत जी बोल रहे हैं क्लास के अंदर कि भाई एचएएल खरीदा है, आप इसको फंडामेंटल एनालाइज कर लो, आप खुद कर पाओगे, ठीक है। ये पावर आपके पास आ जाएगी आज से, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही फंडामेंटल एनालिसिस कर पाओगे। इसे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं ए टू जेड। अब यहाँ पे आप देखोगे मैंने एक चेकलिस्ट बनाई हुई है। तो इस चेकलिस्ट का सिंपल सा रूल है कि आपको किसी भी स्टॉक में लगाना है। फॉर एग्जांपल रिलायंस में आपने लगाया, आपको सिंपली देखने हैं कि भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या 20% है तो टिक कर देना है। ईपीएस स्टेबल है तो टिक कर देना है। जो चीजें हैं वो टिक कर देनी है, जो नहीं है उन्हें क्रॉस कर देना है, ठीक है। इस तरीके से टिक क्रॉस हमें करना है। अगर कोई भी कंपनी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 7 आउट ऑफ 10 से ज्यादा स्कोर करती है, उसके अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी 7 आउट ऑफ 10 करे अच्छी कंपनी है, 8 आउट ऑफ 10 करे बढ़िया कंपनी है, 9 आउट ऑफ 10 करे बहुत अच्छी कंपनी है, 10 आउट ऑफ 10 करे बेस्ट कंपनी है, राइट। तो सिंपली हम इस चेकलिस्ट का यूज करेंगे टू आइडेंटिफाई गुड स्टॉक्स। अगर 7 से कम करे, 6 आउट ऑफ 10, गलती से भी उस कंपनी का कभी नाम भी दोबारा नहीं लेना है, बिकॉज कोई भी कंपनी अच्छे रिटर्न दे ही नहीं सकती जब तक उसके फंडामेंटल्स अच्छे ना हो। तो फंडामेंटली एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। अब आप ध्यान देखोगे कि भाई मैं आपको ना, देखो इससे एक्सप्लेन करने के 2 तरीके थे। मैंने चेकलिस्ट बनाई है, चेकलिस्ट इसलिए बनाई है, क्यों बनाई मैं आपको बताऊंगा। मैं अगर आपको चाहता तो रेशियोज भी बता सकता था, मतलब एक एक पीपीटी रखता, मैं आपको बताता ओपीएम क्या होता है, मैं आपको बताता ईपीएस क्या होता है, मैं आपको बताता डेट टू इक्विटी क्या होता है, मैं आपको बताता रिटर्न इक्विटी क्या है। ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता है एक एक करके, बट उससे आप सीख तो लेते, बट आप प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पाते। मैं बताता हूं मैंने इस चेकलिस्ट को बनाया क्यों है। जितने भी लोग डॉक्टर्स हैं,
आप मुझे बताना, ठीक है, जब भी कोई डॉक्टर अपनी सर्जरी करने जाता है, चाहे उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो, 10 साल का हो, चाहे 20 साल का, उसके हाथ में एक चेकलिस्ट होती है, ठीक है। चेकलिस्ट में सिंपल से स्टेप्स होते हैं कि भाई क्या पेशेंट का बीपी ठीक है, क्या पेशेंट का हार्ट रेट सही है, ठीक है, क्या आपने अपने जो इक्विपमेंट से उन्हें वॉश करा था, सिंपल सिंपल से स्टेप्स होते हैं, उन्हें टिक करना होता है एंड आखिरी में उसे अपना साइन देना होता है, ठीक है। आप मुझे बताओ क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ठीक है, जो लोग फार्मा सेक्टर या डॉक्टर सेक्टर के अंदर हैं, आप उनको पता होगा, ठीक है, होता है, चाहे जितना एक्सपीरियंस हो तब भी उन्हें करना ही पड़ता है, इट इज कंपलसरी। अच्छा, ये तो चलो डॉक्टर हो गए, मैं पायलट्स की बात करता हूँ, ठीक है। पायलट्स ने भले ही उस पायलट ने 2 फ्लाइट ऑलरेडी उड़ा रखी हूँ दिन में, ठीक है, तीसरी फ्लाइट भी जब वो उड़ाने जाएगा तब भी उसके सामने एक चेकलिस्ट होगी। चेकलिस्ट में सिंपल से क्वेश्चंस होंगे, क्या आपने अपना फ्यूल चेक करा, क्या आपने मैप देखा कि मतलब किस तरीके से जाना है, कहाँ लैंडिंग करनी है, क्या आपने देख रहे हो भाई यहाँ पे रेड बटन जल रहा है, क्या यहाँ पे ग्रीन बटन जल रहा है, सिंपल से स्टेप्स होते हैं, टिक करना होता है, आखिरी में उसे साइन करना होता है। क्या ऐसा होता है? ठीक है, एसओपीज होते हैं, यस, होता है। मतलब काफी कम लोगों को पता है क्या? आई वॉन्ट आंसर्स, क्योंकि 3-4 लोगों ने बोला है, ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा हर फ्लाइट के अंदर होता है। अब आप मुझे बताओ ऐसा क्यों होता है, वाई, वाई इज द रीजन, क्यों होता है? मतलब डॉक्टर तो यार काफी साल से सर्जरी कर रहा है, क्यों जरूरत है उसे चेकलिस्ट की? या पायलट तो बहुत टाइम से उड़ा रहा है, उसे क्या जरूरत है? एग्जैक्टली, फॉर सेफ्टी फॉर क्वालिटी, कि भाई कोई डिजास्टर ना हो जाए, कोई डिजास्टर ना हो जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई डॉक्टर ने एक स्टेप यहाँ पे हार्ट बीट चेक करना भूल गया और उसकी वजह से जो पेशेंट उसकी मौत हो गई, उन्होंने अपना फ्यूल चेक नहीं करा और उसकी वजह से उनका प्लेन क्रैश हो गया, या फिर उन्होंने कोई इंडिकेटर आ रहा था, सिग्नल डेंजर इंडिकेट कर रहा था, उसने उसको इग्नोर करा एंड जाके क्रैश हो गया। तो डिजास्टर को प्रिवेंट करती है चेकलिस्ट। मैं आपको बताता हूँ, एक प्लेन था, करीब 10 से 15 साल की पुरानी की बात है, जब प्लेन की वॉशिंग होती है ना, उस टाइम पे चेकलिस्ट नहीं थी, ठीक है। मतलब ऐसे जो सुपरवाइजर्स होते थे उसे वॉश करते थे एंड प्लेन टेक ऑफ करता था। एक बार क्या हुआ कि जो प्लेन को धुलने से पहले टेपिंग करते हैं, जहाँ पे सेंसर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, वहां पे टेप लगा देते हैं। हर जगह के टेप इन्होंने निकाले, एक जगह की टेप निकालना रह गया। 1 घंटे बाद प्लेन जाके क्रैश हो गया। रीजन जब इन्वेस्टिगेशन से पता चला तो पता चला कि भाई जो सेंसर एल्टीट्यूड बताता है वहां पे टेपिंग रह गई थी। वो दिन है, आज का दिन है। आप देखोगे प्लेन की वॉशिंग के लिए भी, इवन जब प्लेन को धुलते हैं उसके लिए भी एक चेकलिस्ट बना दी गई है। तो हर एक चीज जहां पे गलती से लोगों की जान जा सकती है वहां पे चेकलिस्ट है। ये मैंने किताब के अंदर पढ़ा था, उसका नाम भी चेकलिस्ट करके। एंड इससे पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि भाई स्टॉक्स के अंदर, फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर किसी ने आज तक चेकलिस्ट क्यों नहीं बनाई है? क्यों नहीं बनाई है? मतलब अगर मुझे सब कुछ भी आता है तब भी तो मैं मिस्टेक्स कर सकता हूँ। तो इसीलिए आई हैव क्रिएटेड अ फंडामेंटल चेकलिस्ट, ठीक है, फंडामेंटल चेकलिस्ट, जिससे अगर आप यूज कर लेते हो तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप लॉस वाली कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करो। मतलब प्रॉफिट तो होंगे ही, जो लॉस वाली कंपनीज होती है ना, जो बर्बाद हो जाती है, उनके अंदर तो इन्वेस्टमेंट आपका एकदम जीरो हो जाएगा। तो अच्छा खासा पैसा यहाँ से आपका बनेगा अगर आप आधा घंटा मुझे सुनो। तो इसका सिंपल सा रूल मैं फिर से बताता हूँ। 7 आउट ऑफ 10 से ज्यादा स्कोर करे तो ठीक है, 7 आउट ऑफ 10 से स्कोर करे यानी 6 आउट ऑफ 10 या इससे कम करे तो इसका ठीक नहीं है, फंडामेंटल्स खराब, राइट। तो इसीलिए आई हैव क्रिएटेड फंडामेंटल चेकलिस्ट, बिकॉज मैं मानता हूँ किसी की जान तो नहीं जा रही है, बट एक हार्ड अर्न मनी होता है। मतलब जितने लोग भी यहाँ पे हैं क्लास के अंदर, बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है। और अगर हम किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक तरीके से हम उस कंपनी के ओनर बनने वाले हैं। और उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले एक रिसर्च होना, एक फंडामेंटल देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही मैं आपको सिखाने वाला हूँ अगले 1 घंटे के अंदर, राइट। तो अब आप मुझे बताओ, इस चेकलिस्ट को सीखने के 2 तरीके हैं भाई साहब, ठीक है, 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि भाई कैसे लगाते हैं, किसी कंपनी को खोलूं, उसके अंदर ये सारी चीजें टिक क्रॉस करके दिखा दूं। दूसरा तरीका है डिटेल। डिटेल का क्या मतलब है कि मैं आपको बताऊं कि भाई ओपीएम होता क्या है और मैंने 20% क्यों बोला है, ईपीएस होता क्या है, मैंने स्टेबल क्यों लिखा है, डेट टू इक्विटी होता क्या है, मैंने लेस देन 1 क्यों लिखा है। आप मुझे बताओ कौन सा तरीका आपको सीखना है, एक बार सब लोग बता दीजिए, देन विल स्टार्ट। मैक्सिमम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं रोचे सेकंड वन।
तो मैक्सिमम लोगों ने बोला है कि भाई दोनों तरीके बता दो एंड लगाना भी सिखा दो, ठीक है। तो अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा एंड इसके लिए एक मैंने शीट बना रखी है जिसका नाम है फंडामेंटल चेकलिस्ट एंड ये शीट मैं आपको कंप्लीटली फ्री देने वाला हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप इसे यूज करो, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। हमें कंपनी में जाना है और देखना है कि भाई ओपीएम के 20% ज्यादा है तो टिक कर देना है, नहीं है तो उसे खाली छोड़ देना है, जो भी है टिक कर देना है। एंड अल्टीमेटली अगर उसका स्कोर 7/10 से ऊपर आ जाए तो हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर इससे नीचे आ जाए तो उस कंपनी को वहीं हम ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। सिंपल सा ये है, इसे हम यूज करेंगे। एक बार मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे जो जो चीजें लिखी हुई हैं वो सारी चीजें हमें यूज करनी है, राइट। लेट्स कीप इट 150, ठीक है। क्लियर। अभी हम इसको डिटेल में भी सीखेंगे। तो सबसे पहले जो चीज है, अब इसके लिए फंडामेंटल करने के लिए मैं यूज करूंगा स्क्रीनर.इन। स्क्रीनर.इन पे आपको जाना है, कुछ नहीं, गूगल पे आप जाइए, सर्च करिए स्क्रीनर, ठीक है। ये वेबसाइट आएगी, कंप्लीटली फ्री है, कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। एंड ये वेबसाइट आप समझो कि भाई यही आपको करा के देगी फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। तो इसको आप रजिस्टर कर लो, अकाउंट क्रिएट कर लो, फ्री है, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है बट आपको इनिशियली नहीं जरूरत नहीं है, अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप ले लेना। बट जितनी चीजें मैं बताने वाला हूँ सब कुछ फ्री में अवेलेबल, ठीक है। तो इसमें आपको रजिस्टर करना है, मैंने ऑलरेडी कर रखा है। मैं इसे ओपन कर लूंगा एंड यहाँ पे आपको स्टॉक का सिंपली नाम सर्च करना है, ठीक है, जिस भी स्टॉक में आप लगाना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल आप मुझे बताओ कौन सी कंपनी में लगाऊं, कोई भी बता देना, बिकॉज ज्यादा कंपनी स्पैम करना, बिकॉज एक बार अगर लगाना सीख लिया तो आप खुद कर पाओगे। पेनी स्टॉक बता दो कोई। धनी सर्विसेज, जेन, सीडेक, आईआरसीटीसी, जेपी पावर, ट्रिगर। चलो चलो ठीक है, जेपी पावर ले लेते हैं गाइस। अब एक ही कंपनी में ले सकता हूँ, सॉरी फॉर दैट, बिकॉज सारी कंपनीज तो ले नहीं सकते। चलो जेपी पावर यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है। अब डोंट वरी गाइस, डोंट स्पैम द नेम्स, बिकॉज एक बार अगर आपने तरीका सीख लिया तो आप खुद कर पाओगे ना। इसके बाद पूछने की जरूरत ही नहीं है, आधे घंटे बाद आप खुद कर लोगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले चीज जो हमने फंडामेंटल चेकलिस्ट के अंदर सीखी है वो क्या है कि भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम से कम 20% का होना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20%? बिकॉज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। तो ओपीएम क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है। जिससे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये 100 रुपए का पेन बेच रहा हूँ, ठीक है, 100 रुपए का पेन बेच रहा हूँ जिससे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये पेन है। अब इस 100 रुपए को पेन को अगर मैं बेचता हूं तो मेरा प्रॉफिट क्या 100 रुपए होगा, आप मुझे बताओ। क्या मेरा प्रॉफिट 100 रुपए का है? अगर मैंने 100 रुपए का पेन आपको बेचा तो 100 रुपए का मेरा प्रॉफिट है? नहीं है। देखो एकदम लॉजिकल बात है, बहुत स्मार्ट ऑडियंस ऐसा बोल रहे नहीं है। इसमें मेरे खर्चे भी तो हैं। इस 100 रुपए के पेन को बनाने के लिए मैंने लोगों को हायर करा होगा, उनकी सैलरी दी है। कुछ लोग जो डेली बेसिस पे काम करते हैं इन्हें वेजेस दी होंगी, एक वेयर हाउस रेंट करा होगा, रॉ मटेरियल मंगाया होगा, ऑफिस खोला होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, रेंट्स होंगे 10 तरीके के। उसके बाद पैकेजिंग हुई होगी, इसकी पैकेजिंग में 10-15 रुपए खर्च हो गए होंगे। उसके बाद डिलीवरी करी है, आपके घर पे आया हुआ है ना, तो उसमें शायद 20-30 रुपए खर्च होंगे। तो मेरा जो प्रॉफिट होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो करीब होगा 20%। हो सकता है ज्यादा भी हो बट एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, लेट से 20% है। यानी 100 रुपए का पेन जब मैं बेचता हूँ तो 20% मेरा प्रॉफिट होता है, ठीक है। 20% यानी 20 रुपए मेरा प्रॉफिट होता है। तो मैं चाहता हूं जिस भी कंपनी के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट करूं उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम से कम 20% का हो, क्योंकि अगर उससे कम है तो हो सकता है बिजनेस सस्टेनेबल ना हो। बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी देखना जरूरी है ना। बिकॉज आप कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करता है कोई भी, आप किसी कंपनी को खरीदो तो क्यों खरीदोगे? इसलिए खरीदोगे ना जब वो कंपनी बिजनेस प्रॉफिटेबल हो, अच्छे से पैसा बना के देता हो। बट अगर 20% से कम है इसका मतलब ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। इसीलिए अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ तो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जरूर देखता हूँ, और वो मिनिमम 20% का होना चाहिए। यानी अगर 40% का है तो चलेगा, ठीक है, बट अगर 15% का है तो नहीं चलेगा। 15% का है तो हम यहाँ पे आके क्या कर देंगे, इसको खाली छोड़ देंगे, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ, एक कंपनी में आपको दिखाता हूँ, आपको मजा आ जाएगा। कंपनी का नाम है राजेश एक्सपोर्ट्स, ठीक है, ये है इस कंपनी का नाम। एंड आप इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए दोस्तों। इसका मैं आपको कंपनी दिखाता हूँ पहले। आप ये देखो भाई, 5,000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है, 5,000 करोड़ की कंपनी है। एंड अगर आप इनकी सेल्स देखोगे आपको मजा ही आ जाएगा। सेल्स अगर आप देखोगे पिछले 12 महीने के अंदर इस कंपनी ने कितनी सेल करी है, 2,84,000 करोड़ रुपए की।
3 लाख करोड़ रुपए की सेल करी है, कितनी बड़ी सेल होती है सोचो ये। प्रॉफिट कितना करा है? 6 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपीज ओनली, 6 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करा है। क्यों करा है? बिकॉज इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखोगे तो ये 0 है। 0 मतलब एक तरफ से माल खरीदा, दूसरी तरफ बेचा, प्रॉफिट क्या बना? कुछ भी नहीं। तो ऐसी कंपनी से बचें, इसीलिए हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं 20%। एंड अगर आप इसीलिए शेयर प्राइस देखोगे ना, गिरता ही जा रहा है और गिरता ही रहेगा जब तक इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 0 है। इसे बढ़ाना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, इसीलिए हम जेपी पावर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, आप बताओगे। तो स्क्रीनर.इन पे जब आप आते हो तो सबसे पहले आपको रेशियोज मिलते हैं, बेसिक रेशियोज जो होते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको चार्ट मिल जाता है शेयर का, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो। आपको प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एआई जनरेटेड होते हैं तो कुछ बात गलत होते हैं, तो इनको क्रॉस चेक करना जरूरी है। पीयर कंपैरिजन होता है कि भाई इस सेक्टर के अंदर और कौन सी कंपनीज है जो काम कर रही है। उसके बाद होता है क्वार्टरली रिजल्ट्स, ये हमें नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? बिकॉज इसके अंदर 3 महीने का डेटा होता है, 3 महीने का डेटा काफी कम होता है, तो इसे हमें नहीं देखना है। उसके बाद हम मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन देखेंगे वो देखेंगे पीएनएल स्टेटमेंट। पीएनएल स्टेटमेंट में सबसे पहले जो हमें देखना है वो क्या देखना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन शुड बी 20%। अब आप मुझे बताओ, क्या आप मुझे बता दोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% है या नहीं? आप मुझे बता दोगे? मैं आपको बता दूंगा, बता दोगे? ठीक है, आप मुझे ये भी बताना टिक करना है नहीं करना है, ठीक है। ओके, तो मैं हाईलाइट कर देता हूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये रहा। आप मुझे बताओ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या 20% ज्यादा है? है ना? तो इसको हम क्या कर देंगे? इसको हम टिक कर देंगे यहाँ पे सिंपली। 20% ज्यादा है तो हमने कर दिया टिक, सिंपल सा। देखो ऑडियंस ऑलरेडी समझना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जिसका नाम है ईपीएस। ईपीएस मैंने क्यों बोला है? ईपीएस मैंने क्यों बोला है? बिकॉज लेट से कोई कंपनी है जो 2021 के अंदर इसका जो शेयर जो प्रॉफिट था वो था 70 करोड़ रुपए का, ठीक है। 2022 में इसका प्रॉफिट होता है, 2022 में इसका प्रॉफिट होता है बढ़ के 110 करोड़ रुपए, ठीक है। 2023 के अंदर इसका जो प्रॉफिट होता है वो होता है -50 करोड़ रुपीज, लॉस में चली जाती है। 2024 के अंदर फिर से यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो हो गया 80 करोड़ रुपीज बढ़ के, ठीक है, 2024, ठीक है। उसके बाद 2025 के अंदर इसका प्रॉफिट हो जाता है 60 करोड़ रुपए, ठीक है। आप मुझे बताओ क्या आप इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे या फिर नहीं करोगे? और ये भी बताना कि क्यों नहीं करोगे या क्यों करोगे, रीजन भी आइडेंटिफाई आप मुझे बताओ। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने बताया है कि रोचित हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज यहाँ पे जो इसका प्रॉफिट है वो स्टेबल नहीं है, प्रॉफिट बढ़ रहा है और प्रॉफिट यहाँ पे घट भी रहा है। तो ऐसी कंपनीज में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एकदम से हो सकता है उसका साइज बहुत ज्यादा कम हो जाए। बिकॉज अगर आप 2024 के अंदर इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, क्यों करते हो? बिकॉज इसकी जो प्रॉफिट है वो बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे लॉस में थी कंपनी, लॉस से प्रॉफिट में हो गई, बट प्रीवियसली भी ऐसा करा हुआ है। तो होगा हुआ क्या कि भाई अगले साल फिर से ये कंपनी ने अपना जो सेल्स है, जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन कर दिया। आपका जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों इस कंपनी के अंदर वो कम से कम 50-60% से गिर जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जिसका नाम है एक्सिकॉम, ठीक है। एक्सिकॉम बढ़िया कंपनी थी, मस्त कंपनी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। कंपनी ने एकदम से लॉस रिपोर्ट कर दिया 20 करोड़ रुपए का, ठीक है। अगर आप शेयर प्राइस देखोगे तो इनका क्रैश हो चुका है कम से कम 60-70%। इन्वेस्टर्स ने 70% जो
प्रॉफिट था वो खत्म कर दिया, शेयर प्राइस क्रैश्ड बाय 70%। अब ऐसी कंडीशन ना हो हमारे साथ, इसीलिए हम देखते हैं ईपीएस ग्रोथ। कैसे देखते हैं मैं आपको बताता हूं। तो ईपीएस ग्रोथ का क्या मतलब है, हमें कैसा ईपीएस चाहिए, ईपीएस कैसा चाहिए, स्टेबल, जो हमने लिखा हुआ है स्टेबल। तो ईपीएस क्या होता है, ईपीएस का फॉर्म होता है अर्निंग्स पर शेयर, ठीक है। तो आई वांट कि भाई ईपीएस स्टेबल हो, ये रुपीस के अंदर होता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं ऐसा हो 1.5, किसी साल थोड़ा कम भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, किसी साल अगर 1.4 हो गया तो चलेगा, बट फिर से बढ़ना चाहिए 1.6, है ना, 1.7, 2 हो जाए, 2.5 हो जाए, किसी साल टिप करके 2.3 हो जाए चलेगा, फिर से 3 हो जाए, तो इस तरीके का मुझे चाहिए, ठीक है। मुझे कैसा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि एक बार ईपीएस था भाई 5 का, ठीक है, फिर हो गया 3 का, फिर हो गया -1, ठीक है, फिर से 3 का हुआ, फिर से 4 का हुआ, फिर से -1 हो गया, ठीक है, फिर से 2 का हुआ, फिर 1 का हो गया, इस तरीके का नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब आई वॉन्ट अ कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ, कंसिस्टेंसी चाहिए मुझे प्रॉफिट्स के अंदर, ठीक है। और ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमें पता चलता है ईपीएस से। अगर ईपीएस आपको ग्रो करता हुआ दिख रहा है इस तरीके से, ठीक है, तो आप समझ लो कंपनी का जो प्रॉफिट है दैट इज स्टेबल। उसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो अगले साल उसका प्रॉफिट डिप कर जाए, इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कौन सी कंपनी ले लें, फॉर एग्जाम्पल आईटीसी देख लेते हैं। आईटीसी अगर आप देखोगे तो इसका जो ईपीएस है, ईपीएस कहाँ होता है, ईपीएस सबसे लास्ट में होता है, ईपीएस सबसे लास्ट में होता है, ये रहा हमारा ईपीएस, ठीक है। तो अगर आप इस कंपनी का ईपीएस देखोगे तो सबसे पहले क्या था, 6 का था, 6 से बढ़ के 7 का हुआ, फिर 8 का हुआ, फिर थोड़ा सा कम हुआ, फिर 8.5 कर दिया, फिर 9 कर दिया, फिर 10 कर दिया, फिर 12 कर दिया। कोविड के टाइम पे कम हो गया, बट जैसे ही कोविड गया वापस से रिकवरी दिखा दी, 12.4 कर दिया, 15.4 कर दिया, 16.4 कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या चाहिए हमें, कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ चाहिए कंपनी के अंदर। अब आप मुझे बताओ जेपी पावर का आप मुझे बता दोगे, जेपी पावर का आप बता दोगे, बिकॉज आई वॉन्ट कि आप हर चीज खुद सीखो, मैं आपको क्यों बताऊं कि भाई अच्छा है खराब है, आप खुद बता दोगे, मैंने तो आपको सिखा दिया ना, ठीक है। तो आप जेपी पावर मैं आपके सामने ओपन करता हूँ, आप मुझे बताओ, ये मैंने जेपी पावर खोला और ये मैंने हाईलाइट कर दिया इस कंपनी का ईपीएस। अब आप मुझे बताओ कि भाई स्टेबल है या नहीं है। ओके, सो आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है नो। सब लोग बोल रहे हैं स्टेबल नहीं, मैंने तो देखा भी नहीं अभी। चलो अब मैं देखता हूँ। चलो पहले क्या था, 0.1 ठीक था, 0.5 बढ़ा, अच्छी बात है। यहाँ पे डिप कर गया, चलो और ज्यादा डिप कर गया, अरे भैया और ज्यादा डिप कर गया, अरे भाई कम हुआ, चलो ठीक है, और ज्यादा डिप हो गया, ठीक है, कम हुआ तो ऐसे कम होता रहना चाहिए था ना। फिर और ज्यादा डिप हो गया, प्रॉफिट लॉस में ही चली गई कंपनी बहुत ज्यादा। फिर चलो ऑपरेट बढ़ाया 0.4, फिर से कम कर दिया, अरे और ज्यादा कम कर दिया, चलो अभी क्या करा, फिर से बढ़ाया था 1.5 लेके आए थे। अभी अगर आप देखोगे 2025 के अंदर फिर से वो कम हो गया। तो अगर ऐसी कोई कंपनी है जो 3-4 बार अपने ईपीएस को कम कर चुकी है, अपने प्रॉफिट्स को ऐसे ऐसे कर चुकी है, तो उसके अंदर इन्वेस्ट करने का क्या फायदा। तो ईपीएस स्टेबल नहीं है, तो आप मुझे बताओ क्या इसे हम टिक करें अपनी लिस्ट के अंदर या रहने दें। नहीं करना है, हाँ। सब लोग यहाँ पे बोल रहे हैं रोचित नहीं करना है इस कंपनी को, क्योंकि भाई इस कंपनी के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर दें आज, क्या गारंटी है अगले साल इसका प्रॉफिट बढ़ेगा, हो सकता है कम हो जाए, हमारा तो शेयर प्राइस, हमारा तो इन्वेस्टमेंट आधा हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इसको हम नहीं करेंगे टिक, तो इसको भी हम खाली छोड़ देंगे, ठीक है। इसको हमने खाली छोड़ दी। ओपीएम तो इसका था 34%, बट यहाँ पे फेल हो गए। उसके बाद नेक्स्ट रेशियो हम देखते हैं डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी क्यों देखते हैं मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है जो कंपनीज को बर्बाद कर देती है, ऐसी क्या चीज है जो कंपनीज को बर्बाद कर देती है, आप मुझे बताओ। एग्जैक्टली, लोन, डेट। डेट वो चीज है जो कंपनीज को बर्बाद कर देती है, इवन इंसानों को बर्बाद कर देती है, इंडिविजुअल्स को बर्बाद कर देती है। बिकॉज अगर आप लोन ज्यादा ले लो ना, देखो लोन मिलना मुश्किल नहीं है, मिल जाता है ना, बट अगर आपने ज्यादा लोन ले लिया तो फिर आपकी जिंदगी खराब हो सकती है एंड कंपनीज भी बर्बाद हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत जबरदस्त कंपनी है, ठीक है। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम है भाई साहब वोडाफोन आइडिया।
एकदम जबरदस्त टॉप नॉच बिजनेस है इनका। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप इनका देखोगे बिजनेस, तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज 41%, 41%। एंड सेल्स अगर आप देखोगे आज की डेट में इनकी पिछले 12 महीने की ऑल टाइम हाई पे हैं, ऑल टाइम हाई, सबसे ज्यादा प्रॉफिट सेल्स करी है यहाँ पे इन्होंने। ठीक है, अगर आप इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे 17,800 करोड़ है, मतलब 18,000 करोड़ रुपए इनकी जेब में बचते हैं, है ना। 18,000 करोड़ रुपए इनके जेब में बचते हैं, बट इन्होंने दिक्कत क्या कर दी, 41% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। दिक्कत क्या हो गई, दिक्कत ये हो गई भाई इन्होंने लोन ले लिया, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा लोन ले लिया। तो होता क्या है कि 18,000 करोड़ रुपए कमाए, ऐसे अपने जेब के अंदर रखे, उधर से लोन वाले आते हैं, बैंक वाले आते हैं, बोलते हैं भैया हमें चाहिए 24,000 करोड़ रुपए, आपका इंटरेस्ट बन रहा है इस साल का। आप कंपनी बोलती है हमने तो 18,000 करोड़ रुपए कमाए मालिक, हम क्यों दें। तो बोलते हैं कैसे नहीं दोगे, तो पूरा इनसे प्रॉफिट जितना है वो छीन के ले जाते हैं, और धमकी भी देते हैं कि जो 6,000 करोड़ रुपए बचा हुआ है ना, जो नहीं दिया है आपने, वो अगले साल लेने आऊंगा एडिशनल जोड़ के। ठीक है, तो कंपनी का क्या हो जाता है, कंपनी का भाई साहब लॉस हो जाता है, कंपनी -27,000 रुपीज के लॉस में चली जाती है। तो लोन क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है। इसीलिए जब भी मैं मल्टी बैग इन्वेस्टिंग करता हूं, मैं बहुत ज्यादा ध्यान देता हूं कि कोई भी कंपनी में ऐसी ना इन्वेस्ट कर दूं गलती से जिसका सब कुछ अच्छा हो, सेल्स अच्छा हो, प्रॉफिट अच्छा हो, रेशियोज अच्छे हो, बट डेट ज्यादा हो। ठीक है, तो इसे मैं कैसे फिल्टर आउट करता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम वाली बात है। अब लेट्स से कंपनी ए है, कंपनी ए का जो लोन है वो है 100 करोड़ रुपीज। ठीक है, कंपनी बी है, ठीक है, कंपनी बी का लोन क्या है भाई साहब, कंपनी बी का लोन है 1,000 करोड़ रुपए। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि इसमें से कौन सी कंपनी का लोन रिस्की है, कंपनी ए का या कंपनी बी का। कैसे बता सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं कंपनी बी का कैसे हो सकता है, कंपनी बी का साइज बहुत ज्यादा हो, है ना। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर अंबानी जी 1,000 करोड़ रुपए का लोन ले लें, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए 1,000 करोड़ रुपए क्या है, नथिंग। बट अगर कोई छोटी कंपनी ले ले 100 करोड़ रुपए का लोन, तो उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये चीज को आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि वह रिस्की है या नहीं, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है एक रेशियो जिसका नाम है डेट टू इक्विटी रेशियो। सिंपल सी बात है, डेट टू इक्विटी रेशियो अगर किसी कंपनी का एक से कम का है, यानी 0.1 है, 0.5 है, 0.8 है, तो चलेगा। बट एक से ज्यादा है, या फिर 1.5 हो गया, 2 हो गया, 2.5 हो गया, मतलब समझ लो उस कंपनी का डेट रिस्की है, उन्होंने जितना डेट लेना चाहिए तो उससे ज्यादा डेट लेके रखा है इस टाइम पे। मतलब अगर उस कंपनी का पैर फिसला, कुछ भी बिजनेस में चेंज हो गया, मार्केट में प्रोडक्ट बिकना बंद हो गया, कंपनी बंद है समझो। ठीक है, तो सिंपली क्या देखना है, डेट टू इक्विटी रेशियो एक से कम का होना चाहिए, एक से कम यानी 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 0.8, 0.9, एक से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, इफ क्लियर जस्ट टाइप वाई इन द चैट। क्लियर है भाई साहब, ओके। ओके, अच्छा अब इसको थोड़ा क्रॉस चेक कर लेते हैं ना। अच्छा, एक कंपनी है, एक ग्रुप है जिसको लोग बोलते हैं उन्होंने बहुत लोन लिया है। ठीक है, सिंबल इज नॉट, इट इज ई, डेट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, एक ग्रुप है जिन पे बोलते हैं इन्होंने बहुत ज्यादा लोन लिया है। मैं किस ग्रुप की बात कर रहा हूँ, बहुत रिस्की मानते हैं उसको। आ एग्जैक्टली अडानी जी को बोलते हैं कि भाई इन्होंने बहुत लोन लिया है और ये कंपनी बंद हो जाएंगी अगर इनका बिजनेस खराब हुआ। ठीक है, तो एक बार इस चीज को क्रॉस चेक कर लेते हैं ना, एक बार देखते हैं अडानी जी ने क्या सही में ज्यादा लोन लिया है। तो हम खोल लेते हैं, क्योंकि लोग बोल रहे हैं हम क्यों माने, हम चेक करेंगे ना। अडानी एंटरप्राइज खोलते हैं, अडानी एंटरप्राइज का इस टाइम पे डेट टू इक्विटी रेशियो कितना चल रहा है, 1.82। मिनिमम कितना होना चाहिए था, एक का, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, एक का, इनका तो 1.8 है, मतलब इन्होंने ज्यादा लोन ले रखा है। ठीक है, दूसरी कंपनी खोल लेते हैं। ठीक है, अडानी कौन सी, टोटल गैस, चलो देख लेते हैं, टोटल गैस में कम है। ठीक है, तो अडानी की हर कंपनी के अंदर ज्यादा नहीं है, बट अगर आप कुछ कंपनीज देखो, फॉर एग्जांपल अडानी पावर, इसके अंदर भी कम, इसके अंदर भी सही है। ठीक है, एंटरप्राइज ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी में अगर आप देखोगे तो इसमें कितना है, 6.59 का है, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, एक का, इनका तो 6.6 का हो गया ऑलमोस्ट, तो बहुत ज्यादा डेट ले रखा है, राइट। सो आपको देखना है कि भाई कंपनी का डेट रिस्की है नहीं। अब जेपी पावर का आप बता दो। ठीक है, देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, लगा टिक करना है या नहीं टिक करना है ये डिसीजन आपके ऊपर है, और हर चीज लॉजिकल है।
तो आपको क्या करना है, जेपी पावर का रेशियो देखना है, अगर एक से कम है तो टिक कर देंगे, एक से ज्यादा है टिक नहीं करेंगे। अब आप मुझे बताओ जेपी पावर का क्या है, जेपी पावर को क्या हम टिक कर सकते हैं? कर सकते हैं जी हाँ। देखा, आप खुद समझ रहे हो, सारे जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, कर सकते हैं टिक। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज इनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है दैट इज 0.3, मैक्सिमम एक था, तो उसको हम टिक कर देते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, टिक कर दिया। उसके बाद दो रेशियोज आपको देखने होते हैं दोस्तों, उन दो रेशियोज का नाम क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, पहला रेशियो है रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी का क्या मतलब है, जितनी भी कंपनी के पास इक्विटी है, मतलब जिन्होंने, जब इन्होंने कंपनी स्टार्ट करी होगी तो कुछ शेयर होल्डर से पैसा लिया होगा, आपसे लिया होगा, हमसे लिया होगा, तो जो इक्विटी है उसके अगेंस्ट कितने रिटर्न देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपए की इक्विटी इनके पास है, तो इस 100 रुपए के ऊपर कितने रिटर्न साल में बना के देते हैं, तो आई वॉन्ट कि मिनिमम मिनिमम 15% रिटर्न कंपनी बना के दे। ठीक है, ऐसे ही होता है एक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब है, जब भी कंपनी कोई काम करती है तो उसके लिए कैपिटल यूज करती है, इस कैपिटल में डेट भी होता है, इक्विटी भी होता है, रिजर्व्स भी होते हैं, सारी चीजें होती हैं। तो जितना भी कैपिटल यूज कर रहे हैं, 100 रुपए का अगर कैपिटल यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 100 रुपए का कैपिटल यूज कर रहे हैं, तो आई वॉन्ट कि कम से कम उसके ऊपर 15% रिटर्न तो बना के दें। ठीक है, तो दोनों चीजें मुझे चाहिए मिनिमम मिनिमम 15%। अगर 14% हो तो चलो चल जाएगा, उससे नीचे हो तो फिर मैं तो क्रॉस कर देता हूँ, मैं तो टिक नहीं करता हूँ। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? मिनिमम ये दोनों रेशियोज शुड बी 15%, उससे कम नहीं होने चाहिए। क्लियर? अब आप मुझे बताओ जेपी पावर का यहाँ पे डेट टू इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी क्या 15% अचीव हो रहा है, और क्या हम इसको टिक कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, नो, नहीं करना है, क्योंकि 15% से कम है, तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों ही ऑप्शंस को खाली छोड़ देंगे। उसके बाद एक और मैंने रेशियो लगा दिया है, नेट प्रॉफिट शुड बी डबल ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, कौन सी वो चीज थी जो कंपनी को बर्बाद कर देती थी, कौन सी वो चीज थी जो कंपनी को बर्बाद कर देती थी? डेट, डेट। अब लोन भी क्या होता है, देखो ये जितनी भी रेशियोज मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक दिन में नहीं बने, ये 3 साल के प्रोसेस में बने। तो बहुत सारे रेशियोज हैं, पहले इसके अंदर हमारे 7 रेशियोज थे, फिर 8 हुए, फिर 10 हुए, एक टाइम पे 12 भी हुए, बट मैंने उसको कम करके 10 करा है। एंड हर रेशियो में मैंने कुछ चेंजेस करे हैं, आइडेंटिफाई करा है। एंड मैं आपको बता देता हूँ, जो 75% मल्टीबैगर स्टॉक्स जो बनते हैं, ठीक है, 75% मल्टीबैगर स्टॉक्स जो बनते हैं, और मैं पंप एंड डंप की बात नहीं कर रहा हूं, अगर किसी स्टॉक को ऑपरेटर ने पंप कर दिया हो तो वो अलग बात है, बट फंडामेंटली जितने अच्छे स्टॉक्स निकलते हैं, 75% स्टॉक्स 7 आउट ऑफ 10 से ज्यादा स्कोर करते हैं। ठीक है, 25% स्टॉक्स होते हैं जो 6 मतलब इससे कम स्कोर करते हैं, मल्टीबैग रिटर्न दे जाते हैं, तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा तो 75% एक्यूरेसी मिल रही है, हमारे लिए इतनी बहुत है। ठीक है, तो 75% एक्यूरेसी है अगर हम बात करें मल्टीबैगर स्टॉक्स। तो बहुत सारे रेशियोज मैंने हटाए हैं और लगाए हैं। काफी बार क्या हुआ कि मैंने डेट टू इक्विटी देखा, कंपनी का एक से कम है, उसके बाद भी कंपनी बंद हो गई क्योंकि कंपनी का डेट ज्यादा था। अब मैं शॉक में पड़ गया, मैंने कहा भाई डेट टू इक्विटी तो देख रखा था, फिर कंपनी का डेट ज्यादा होने की वजह से कैसे बंद हो गई? उसके बाद मैंने लगाया एक और प्रोसेस। प्रोसेस क्या है, मैंने बोल दिया ये रेशियो कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा खुद का बनाया हुआ प्रोसेस रेशियो है। मैंने बोला कि भाई कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है, नेट प्रॉफिट है, सॉरी नेट प्रॉफिट है, सही बोल लिख रहा हूं, नहीं, नेट प्रॉफिट वो इंटरेस्ट का 2 गुना होना चाहिए, इंटरेस्ट का 2 गुना होना चाहिए। अभी समझ में नहीं आया होगा, आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, फॉर्मूला ये। फॉर एग्जाम्पल अगर रतन है, जेपी पावर है, ठीक है, जेपी पावर अगर 1,000 करोड़ रुपए का लोन लेती है, आप मुझे बताओ इस लोन पे उन्हें क्या देना पड़ेगा हर साल, क्या देना पड़ेगा दोस्तों? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट क्यों देना पड़ेगा? बिकॉज अगर बैंक लोन दे रहा है तो वो क्यों दे रहा है? क्योंकि उसे इंटरेस्ट कमाना है, सिंपल सी बात है, फ्री में तो दे नहीं रहा है मैं ना, तो इंटरेस्ट लेगा आपसे, 10% का इंटरेस्ट, 6%, जितना भी हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम 10% फॉर इजियर कैलकुलेशन, ठीक है। अब लेट से उन्होंने इंटरेस्ट, अब जेपी पावर को हर साल 100 करोड़ रुपए यानी 10%
इंटरेस्ट देना है। अब आप मुझे बताओ, क्या ये 100 करोड़ रुपए जेपी पावर ऐसे बोल सकता है कि नहीं इस साल देने का मन नहीं है, अगले साल ले लेना? कैसे कर सकता है? ऐसे कर सकता है कि नहीं भाई इस साल नहीं, इस साल थोड़ा अपना बिजनेस अच्छा नहीं चला है, इस बार क्या होगा कि हमारे प्रोडक्ट नहीं बिके हैं, इस बार क्या होगा कि भाई थोड़ा गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई तो हम हमारा प्रॉफिट अच्छा नहीं हुआ, अगले साल ले लेना? कर नहीं कर सकते भाई, इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। बैंक आके ऐसे बैठ जाएगा उनके ऑफिस में कि भाई पैसा क्यों नहीं दिया हमारा, तो वो देना ही देना पड़ेगा। तो मैं क्या चाहता हूं कि भाई अगर कोई कंपनी लेट से उसको 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, 100 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट हर साल देना होता है, तो आई वॉन्ट कि उसका जो नेट प्रॉफिट हो वो इंटरेस्ट का 2 गुना हो। इंटरेस्ट का कितना हो? 2 गुना हो, ताकि अगर कुछ पैर फिसले, किसी साल काम कम मिले, बिजनेस अच्छा ना जाए, तो कम से कम इंटरेस्ट तो दे पाए। अगर नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा भाई, ये इंटरेस्ट वाले कोर्ट चले जाएंगे, बैंक वाले कोर्ट चले जाएंगे, बोलेंगे भाई हमारे एसेट्स, इनके एसेट्स को बेचो कंपनी के, हमें रिकवरी चाहिए अपने पैसे की, क्योंकि बैंक वाले बहुत सीधे नीलामी पे आ जाते हैं चीजों की। ठीक है, तो आई वांट की डबल हो, तो इसका नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए जेपी पावर का, अगर इंटरेस्ट 100 करोड़ रुपीज है? 200 करोड़। इतनी स्मार्ट ऑडियंस है ना आज, कितनी ज्यादा स्मार्ट ऑडियंस है। 200 करोड़ रुपीज का नेट प्रॉफिट मिनिमम होना चाहिए। इससे ज्यादा हो, 300, 500, 1000, 5000, 10,000 करोड़, जितना भी हो बहुत अच्छी बात है। मिनिमम 200 करोड़ हो। क्यों मैं बोल रहा हूँ? बिकॉज इससे कम अगर है, लेट से अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट 200 करोड़ से कम है, 180 करोड़ रुपए है ना, अगले साल अगर इनका कुछ बिजनेस अच्छा ना चले, इनका प्रॉफिट गिर के 70 करोड़ रुपए हो जाए, तो ये जो इंटरेस्ट है ये भी पे नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या होगा, ये कंपनी एक डेट ट्रैप के अंदर फंस सकती है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्लियर है? ठीक, ओ सबको क्लियर हो गया, नाइस। चलो, किसी ने नहीं पूछा, एक लोगों ने पूछ लिया नो। ठीक है, सिंपल मैं बता रहा हूं कि अगर कोई कंपनी है जिसे 1 करोड़ रुपए का भी इंटरेस्ट देना होता है, 1 करोड़ रुपए भी साल का देना होता है, तो मैं चाहता हूं कि उसका जो नेट प्रॉफिट हो वो एटलीस्ट 2 करोड़ रुपए हो, इसका 2 गुना, है ना, 2 करोड़ रुपए। अगर 100 करोड़ रुपए हर साल इंटरेस्ट देना होता है, तो नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 200 करोड़ रुपए होना चाहिए। अगर 5 करोड़ रुपए इंटरेस्ट देना होता है हर साल, तो कितना प्रॉफिट होना चाहिए? नेट प्रॉफिट 10 करोड़ रुपए होना चाहिए, 2 टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आप मुझे बता दोगे जीपी पावर का, जीपी पावर का आप बता दो। ये कॉम्प्लेक्स चीज देखनी है, बिकॉज हर रेशियो में क्या होता था, एक चीज देखनी होती थी, इसमें 2 चीजें देखनी है हमें, इंटरेस्ट भी देखना होगा, नेट प्रॉफिट भी देखना होगा, और देखना होगा कि क्या नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट का 2 गुना है या फिर नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने इंटरेस्ट हाईलाइट कर दिया कंपनी का। ठीक है, यहां पे मैंने कंपनी का नेट प्रॉफिट हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, ठीक है, अब इनका क्या है, इनका इस टाइम पे क्या है, इंटरेस्ट कितना देना होता है? 414 करोड़ रुपए। ठीक है, तो 414 का डबल कितना होता है? 414 का डबल होता है 828। 828 करोड़ रुपए मिनिमम प्रॉफिट होना चाहिए, नेट प्रॉफिट। अब इस कंपनी का क्या है, इस कंपनी का 814 है। ठीक है, तो आसपास मामला बैठ रहा है। ठीक है, तो इसको हम टिक भी कर सकते हैं या फिर टिक ना भी करें, बट क्योंकि 14 करोड़ का फर्क है, तो इसको हम चलो टिक कर देते हैं। ठीक है, इट इज डिपेंडेंट ऑन यू, एक टिक से हमारा कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम टिक कर देते हैं। 14 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट मिसिंग है, बट थोड़ा सा लीनियंट हो जाते हैं अपनी प्रोसेस में, और इसको हम टिक कर देते हैं, बिकॉज वैसे भी कंपनी अगर देखे तो कहाँ स्कोर कर रही है, चलो दे देते हैं इस पॉइंट को। उसके बाद एक और लास्ट रेशियो आता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ये मैंने ग्रीन कलर में रखा है, और इसको बोलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। अच्छा, कितने लोग हैं जो कुंडली में यकीन करते हैं? कितने लोग हैं जो कुंडली में यकीन करते हैं कि भाई कुंडली जो है उसे पढ़ के इंसान का फ्यूचर प्रेडिक्ट करा जा सकता है? अब काफी लोग बोल रहे हैं हाँ, काफी लोग बोल रहे हैं नहीं, मतलब 50-50% ऑडियंस है, 50 लोग बोल रहे हैं नहीं, नहीं काम करती। अब वो काम करती है नहीं करती है, इस पे आई हैव नो कमेंट्स।
बट मैं आपको एक ऐसी सुपर पावर दे सकता हूं जिसे यूज करके आप कंपनी का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इसका शेयर प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। और मैं कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, सिंपल बता रहा हूँ। कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मैं आपको कुंडली पढ़ना सिखा सकता हूँ। और इस कुंडली को क्या बोलते हैं? इस कुंडली को बोलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर ये पढ़ लिया ना भाई, ये सीख लिया, तो आप समझ जाओगे कि इस कंपनी का फ्यूचर कैसा हो सकता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। मैं आपको सिखाता हूँ। सुशांत जी बोल रहे हैं आपकी सुपर पावर वाली कुंडली पढ़ना सिखा दो। ठीक है, मैं आपको सिखाता हूँ कैसे कैसे पढ़ते हैं कुंडली। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको दोस्तों हम बोलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, इसको हम बोलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में टिपिकली 4 लोग होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है, इसको हम सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं, अगर गोल बन जाए। चलो, काफी गोल है। अब जब कंपनी स्टार्ट होती है, लेट्स से यहाँ पे मेरी कंपनी है जीपी पावर। अब जब ये कंपनी स्टार्ट हुई होगी, तो इसका सारा शेयर मेरे पास होगा। पूरी कंपनी मेरी, 100% ओनरशिप मेरी है। बट फिर क्या हुआ होगा, मैंने इस कंपनी को मैं अपना स्टेक बेचा होगा। लेट से 25% स्टेक मैंने बेचा। अब स्टेक बेचने से मुझे क्या मिला? स्टेक बेचने से मुझे पैसा मिला। जिसने स्टेक खरीदा उसने पैसा दिया। तो लेट से 25% मैंने बेचा म्यूचुअल फंड्स को, ठीक है, या फिर डीआईएस यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, 75% कंपनी मेरे पास है, 25% स्टेक यहाँ पे डीआईएस का हो गया। मैंने फिर और कंपनी बेची। उसके बाद मैंने क्या करा, 25% और बेच दी। ठीक है, किसको बेचती? एफआईएस को बेचती। एफआईएस मतलब बाहर के इन्वेस्टर्स को बेचती। उसके बाद मैं आईपीओ लेके आ गया। एक नया वर्ड आपने देखा होगा, आईपीओ। आईपीओ में क्या होता है, कंपनी का जो शेयर होल्डर्स होते हैं या जो प्रमोटर्स होते हैं, दे सेल देयर स्टेक और आप लोगों को इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 25% स्टेक और ज्यादा बेच दिया। किसको बेच दिया? पब्लिक को बेच दिया। ठीक है, और जो 25% शेयर था, अब ये किसका बच्चा? ये बच्चा मेरा, जिसने कंपनी स्टार्ट करी थी, मतलब यानी प्रमोटर। जो कंपनी स्टार्ट करी होती है उसको हम बोलते हैं प्रमोटर। इससे समरी में कहते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्योंकि किसी कंपनी, हर कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट 4 शेयर होल्डर्स होते हैं। एंड इस तरीके से आप एनालाइज करके किसका कितना कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसे कहते हैं, सिंपली मैंने बताया। अब इसे और डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम साल डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसका कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हम लिख देंगे प्रमोटर वगैरह। ये हो गया हमारा 2021, 2022, 2023, 2024। ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ पे ईयर मेंशन कर देते हैं, 2022, 2023, 2024 एंड 2025। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं प्रमोटर को। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, प्रमोटर, अच्छा कितने लोगों को पता है क्या होता है, कौन होता है प्रमोटर? कौन होता है भाई? बहुत मजा आ रहा है, 1 घंटा कब निकल गया फील ही नहीं हुआ। अरे भाई बिल्कुल, अभी आधा घंटा और नहीं पता चलेगा। प्रमोटर इज ओनर ऑफ द कंपनी, जिसने कंपनी स्टार्ट करी हो। अगर ये पेन बनाने की कंपनी मैंने स्टार्ट करी थी, तो मैं इसका क्या हो गया, ओनर, प्रमोटर हो गया। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज का, रिलायंस का प्रमोटर कौन है? मुकेश अंबानी, बिकॉज उनके पास मेजोरिटी शेयर है। पहले धीरू भाई अंबानी थे, अब मुकेश अंबानी हो गए। अडानी इंटरप्राइज, अडानी ग्रीन, इनका प्रमोटर कौन है? गौतम अडानी, जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट करा था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। प्रमोटर जो चीज होती है ना, सबसे ज्यादा मैनिपुलेट, अगर किसी शेयर के प्राइस को ऊपर ले जाना, नीचे ले जाना, प्रमोटर के हाथ में होता है। मैं आपको सिंपल बताता हूँ कैसे, मैं बताता हूँ। अगर कोई शेयर है, ठीक है, अगर कोई शेयर है, ठीक है, जिसका प्राइस 10 रुपए पे है, ठीक है, 2025 में, और 2030 में इसका प्राइस बढ़ के, ठीक है, 5 सालों में 2030 में बढ़ के इसका प्राइस 100 रुपए पहुंच जाता है। आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा अमीर कौन होगा? मैं आपको ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए गवर्नमेंट, ऑप्शन बी पब्लिक, मतलब जिन लोगों ने थोड़ा बहुत शेयर खरीदा था, या ऑप्शन सी प्रमोटर। कौन सबसे ज्यादा अमीर होगा? ऑप्शन सी प्रमोटर। क्यों?
क्योंकि उसके पास तो मेजोरिटी स्टेक है, प्रमोटर के पास तो 50% कंपनी होती है। आपने कितने शेयर खरीदोगे? 10, 50, 100, 200, 1000, 5000, 10,000। प्रमोटर के पास तो 50% कंपनी है, करोड़ों शेयर है उसके पास। तो अगर लेट से उसकी यहाँ पे वैल्यू थी उसके शेयर्स की 100 करोड़ रुपीस, ठीक है, तो जब इसका शेयर प्राइस 10 गुना हो जाएगा तो उसके पास होंगे 1,000 करोड़ रुपए। अच्छा आप मुझे बताओ, क्या जिंदगी में, क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो अमीर नहीं होना चाहता? आप मुझे बताओ, क्या कोई ऐसा इंसान है जो अमीर नहीं होना चाहता? नहीं है भाई, कोई नहीं है। जिसके पास पैसे नहीं है उसे भी पैसा कमाना है, और जिसके पास पैसे हैं उसे तो और ज्यादा पैसा कमाना है। ठीक है, सिंपल सी बात यह है कि पैसा सबको अच्छा लगता है, हर इंसान अमीर होना चाहता है। फिर उसके पास भले ही 10,000 करोड़ रुपए जेब में हो, उसे और कमाना है ना? ये बात सिंपल सी है, सबको पता है। अब अगर मुझे लगता है कि भाई मेरी कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी, मैं पेन बनाता हूँ, मेरी कंपनी का शेयर प्राइस 10 रुपए आज चल रहा है, और मुझे लगता है कि 5 साल में मेरी कंपनी का फ्यूचर और ज्यादा अच्छा रहेगा, और इसका शेयर प्राइस 10 रुपए से बढ़ के 100 रुपए हो जाएगा, तो क्या मैं कभी अपने शेयर्स को बेचूंगा? क्या मैं कभी अपने शेयर्स को बेचूंगा? नहीं बेचूंगा। क्यों नहीं बेचूंगा? बिकॉज मेरी ही तो कंपनी है, मेरी तो कंपनी है, मैं ही तो काम करता हूँ उस कंपनी के लिए। सबसे ज्यादा काम तो मैं करता हूँ, मेरी कंपनी है, और मेरी कंपनी का अगर शेयर प्राइस बढ़े तो सबसे ज्यादा फायदा तो मुझे होना चाहिए। अगर मुझे लगता है मेरी कंपनी का शेयर प्राइस 10 गुना होगा अगले 5 साल में, तो मैं तो और खरीद लूंगा, है ना? मैं तो पब्लिक से खरीद लूंगा, वापस से खरीद लूंगा कि भाई भाई मुझे भी खरीद दो, बेच दो शेयर अपने। ठीक है, ऐसा करूंगा, और ऐसा होता भी है। अच्छा आप मुझे बताओ, अनिल अंबानी एंड मुकेश अंबानी में ज्यादा सक्सेसफुल कौन है? बाय बैक शेयर्स, हाँ, ज्यादा सक्सेसफुल कौन है? मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी बड़े भाई थे। जब मैं आपको बताता हूँ, जब डिवाइडेशन हुआ था ना कंपनीज का, तो जो मुकेश अंबानी थे बड़े भाई, इन्हें बस एक कंपनी मिली थी, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो सबसे बड़ी कंपनी है, सिर्फ एक कंपनी जो ऑयल बिजनेस है वो मिला था। अनिल अंबानी जी को बाकी सारी कंपनी मिली थी, रिलायंस कम्युनिकेशन मिला था जो टेलीकॉम बिजनेस था, रिलायंस इंफ्रा मिला था, है ना, रिलायंस पावर मिला था, मतलब 10 कंपनीज मिली थी करीब, है ना? और मुकेश अंबानी को यह भी बोला गया था कि 10 साल तक आप कंपीट नहीं करोगे इन सेक्टर्स के अंदर, है ना? आज की डेट में सक्सेसफुल कौन है? मुकेश अंबानी। आपको अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न एनालिसिस आता, कुंडली पढ़ना आता, तो आप 10 साल पहले पता कर सकते थे। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, आपको दिखाता हूँ। पहले देखते हैं सक्सेसफुल भाई को। सक्सेसफुल भाई कौन से हैं? अब देखो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ अनिल अंबानी इज नॉट सक्सेसफुल, अब उनको डीमीन नहीं कर रहा हूँ, हम लोगों से ज्यादा ही सक्सेसफुल है। अब अगर हम, बट सिखाने के लिए अगर हम देखें, रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर आप देखोगे, तो ईयरली आप मुझे बताओ कि यहाँ पे मुकेश अंबानी जी ने, प्रमोटर ने यहाँ पे खरीदा है या बेचा है? 2017 से आप देखो, खरीदा है या बेचा है? खरीदा है ना? पहले 46% था, 50% कर दिया, 4% स्टेक खरीदा। अब अगर इनका कुछ शेयर प्राइस देखो, 2017 में कहा था, 2017 में इनका शेयर प्राइस था 300 रुपए, आज की डेट में कहां पे? 1200। 4 गुना हुआ है शेयर प्राइस। ठीक है, अब थोड़ा सा अनिल अंबानी जी को देख लेते हैं। अनिल अंबानी जी की कौन सी कंपनी थी? अनिल अंबानी जी की कंपनी थी रिलायंस। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अलावा सारी कंपनीज उनकी है। ठीक है, रिलायंस इंफ्रा देख लेते हैं। चलो, ये दूसरी खुल गई भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर खोल लेते हैं। अब आप मुझे बताओ, अनिल अंबानी जी ने यहाँ पे खरीदा है या बेचा है? खरीदा है या बेचा है? बेचा है ना। 2017 में कितना स्टेक था? 50%। आज डेट में कितना है? 16%। बेचा है। 2017 में इनका शेयर प्राइस कितना था? 2017 में शेयर प्राइस था, 2017 में, हाँ, 2017 में शेयर प्राइस था 500 रुपए। ठीक है, 500 600 रुपए चल रहा था। यहाँ पे बेचना स्टार्ट करा, शेयर प्राइस गिर के कहाँ आ गया? 10 रुपए पे। 500 रुपए से 10 रुपए आ गया। ठीक है, चलो, हो सकता है एक ही कंपनी में बेचा हो, रिलायंस इंफ्रा हो गई। और दूसरी कंपनी देख लेते हैं, रिलायंस कम्युनिकेशन देख लें। चलो पहले पावर देख लेते हैं, इसमें तो बहुत बड़ा बम है। रिलायंस पावर, ठीक है, रिलायंस पावर अगर आप देखोगे तो इसमें बताओ इन्होंने खरीदा है या बेचा है? बेचा है, सेल करा है। ठीक है,
2017 में कितना शेयर प्राइस था? 2017 में शेयर प्राइस था 40-50 रुपए। बेचने के बाद शेयर प्राइस कहाँ आ गया? 2 रुपए। इसे छोड़ दो भाई, आपको सबसे बड़ी कंपनी दिखाता हूँ जो सबसे मतलब देख के लगेगा कि भाई क्या हुआ है इस कंपनी में, क्यों हो गया है ऐसा। रिलायंस पावर नहीं, रिलायंस कम्युनिकेशन। ठीक है, ये कंपनी देखो भाई साहब आप, ये देखो, इसके अंदर बताओ खरीदा है बेचा है? इसके अंदर आप बताओ, बेचा है और कितना गंदा बेचा है भाई। 60% कंपनी थी आपके पास 2017 में, अभी भी बेच रहे हैं भाई। 2025 अभी हम बैठे हुए हैं ना 2025 में, अभी भी बेच रहे हैं, अभी भी 2% स्टेक था पिछले साल, आज बेच के और ज्यादा कम कर दिया 0.78। शेयर प्राइस देखो, शेयर प्राइस देखो भाई, क्रेजी ये स्टोरी। मतलब मैं देखता हूँ, सबको बताता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। 2017 में शेयर प्राइस अगर आप देखोगे इनका, ये चला करता था करीब 20, 25, 30 रुपए पे चला करता था। आज की डेट में जैसे इन्होंने बेच दिया अपना स्टेक, 1-2 रुपए के ऊपर जाता ही नहीं है इनका शेयर प्राइस। 2 रुपए टच करता है वापस। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई, प्रमोटर अगर कंपनी का शेयर बेचे तो वो बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि भाई प्रमोटर का बेचना बहुत खराब बात है। तो आई वॉन्ट कि किसी भी कंपनी में मैं इन्वेस्ट करूं तो प्रमोटर बेचे तो नहीं, प्रमोटर खरीदे तो ठीक है, या तो स्टेबल हो। ठीक है, मतलब अगर 50% का स्टेक है तो अगर 49 हो जाए चलेगा, एक आधा परसेंट बेच दिया कोई बात नहीं, बट आई वॉन्ट की इंक्रीजिंग हो, 51% हो, 52% हो, इस तरीके से हो। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पे दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है डीआईएस। डीआईएस का क्या मतलब होता है? डीआईएस का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंडिया के जितने भी इंस्टीट्यूशंस जिनके पास पैसा है उनका हम बोलते हैं डीआईएस। किन के पास पैसा है? बैंक्स के पास पैसा है, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, है ना, सबके पास पैसा है। उसके बाद किसके पास पैसा है? इंश्योरेंस कंपनीज के पास पैसा है। एलआईसी, एलआईसी के पास 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट में। 10 लाख करोड़ रुपए का, हो सकता है ज्यादा ही हो गया हो अब तो। एलआईसी, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स, पूपा, जितनी भी कंपनीज है जिसमें आप प्रीमियम देते हो, इनके पास बहुत पैसा है। तीसरा सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? म्यूचुअल फंड्स के पास बहुत पैसा है। म्यूचुअल फंड्स के पास क्यों पैसा है? आप हर महीने एसआईपी करते हो, 15,000, 10,000, 5,000, 10,000 रुपए। लाखों लोग कर रहे हैं, करोड़ों लोग इंडिया के अंदर एसआईपी कर रहे हैं, तो उनके पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है। जब ये किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सोच समझ के करते हैं, बिकॉज ये कंपनी के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ऐसे नहीं है स्क्रीनर डॉट इन पे आए हमारी आपकी तरह देखा इन्वेस्ट कर दिया, नहीं। ये डायरेक्टली प्रमोटर से मिलते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट से मिलते हैं, 1-2 महीने की बातचीत होती है और हर चीज को वेरीफाई करते हैं। मतलब कंपनी बोलती है हमने 10 करोड़ का प्रॉफिट करा है, हमें स्क्रीनर डॉट इन पे देखा है तो मानना पड़ेगा, है ना। हम प्रमोटर को तो कॉल कर नहीं देंगे, भैया क्या 10 करोड़ का सही में, ऐसे तो कर नहीं सकते। वो उनके ऑफिस चले जाएंगे, बोलेंगे भाई ये देखो हमारी ऑडिटर्स हैं, टीम है 10-15 लोगों की, एक बार इन्हें अपने फाइनेंशियल्स दिखा दो, वी वांट टू क्रॉस चेक वेरीफाई। ठीक है, दिखाएंगे, सब कुछ सही होगा तो इन्वेस्ट करेंगे। तो ये किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। मतलब मैं चाहता हूं कि ये खरीदें। ठीक है, इन्हें इंफॉर्मेशन पहले पता चलती है, पहले पता चलती है, आपको बाद में पता चलती है। तो अगर ये किसी कंपनी में 10% का स्टेक है, आई वांट बढ़े, 15% हो जाए, 18% हो जाए, है ना, 20% हो जाए, बहुत अच्छी बात होती है। इनका खरीदना, बेचना नेगेटिव पॉइंट होता है, बिकॉज बेच भी रहे हैं तो इन्हें कुछ ऐसा पता है जो आपको अभी तक नहीं पता चला। हो सकता है इन्हें कुछ कंपनी के बिजनेस के बारे में पता चल गया है जो अभी पब्लिक नहीं हुआ है, एंड इन्होंने ऑलरेडी बेचना स्टार्ट कर दिया। खरीदना अच्छी बात है, प्रमोटर एंड डीआईएस दोनों। उसके बाद होते हैं एफआईएस। एफआईएस क्या होते हैं? एफआईएस भी डीआईएस की तरह होते हैं, बट डीआईएस में क्या होता है? डी, डी मतलब डोमेस्टिक, इंडियन। एफआईएस भी, एफआईएस का मतलब क्या होता है? फॉरेन। इंडिया के जो बाहर की इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें हम बोलते हैं एफआईएस, फॉरेन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। बाहर के जितने भी बैंक हैं, फॉर एग्जांपल ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, ठीक है, जितने भी कंपनीज हैं, जेपी मॉर्गन, ये सबको क्या बोलते हैं? एफआईएस। तो ये भी किसी कंपनी के अंदर खरीदते हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप सोचो यूएस वाली कंपनी अगर इंडिया की किसी कंपनी में खरीद रही है तो कितनी अच्छी बात है, कितनी पॉजिटिव बात है। तो ये भी अगर खरीद रहे हैं तो अच्छी बात है। 5% का स्टेक हो, 10% का स्टेक हो, 15% का स्टेक हो, 20% का स्टेक। उसके बाद आती है भाई साहब पब्लिक। पब्लिक, पब्लिक की भाई बात नहीं करनी चाहिए, बट हम ही लोगों की बात चल रही है, बट
सैडली क्या है, पब्लिक का सब काट के चले जाते हैं यार, सिंपली। पब्लिक का जितना कम हो उतना अच्छा। मैं तो बोलता हूँ 5% का स्टेक है, 4% का हो जाए, है ना, जितना कम हो जाए उतना अच्छा। इनके पास शेयर्स होने नहीं चाहिए, क्योंकि जिनके पास शेयर्स पब्लिक के पास आ गए, मेजोरिटी, वो कंपनी बर्बाद हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट क्या होता है, चलता क्या है, मेजोरिटी लोगों को पता ही नहीं है होता क्या है। देखो, प्रमोटर, ठीक है, डीआईएस और एफआईएस, ये सब होते हैं स्मार्ट मनी, ठीक है। स्मार्ट मनी का क्या मतलब है, इन्हें सब पता है, इन्हें सब पता है, इन्हें कंपनी का बिजनेस पता है, इन्हें कंपनी कैसा करेगी, इंडस्ट्री, सब कुछ पता है। तो ये लोग जब बेचते हैं, जब इन्हें लगता है कि यार अब कंपनी से निकल जाना ज्यादा सही है, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो ये बेचते किसको, ये बेचते हैं डम मनी को। डम मनी, ठीक है। अब डम मनी कौन है, डम मनी कौन है, पब्लिक। अब पब्लिक को भाई साहब कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता, उन्हें बस ये चला है शेयर प्राइस 10 रुपए का है, बस, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जब ये बेचते हैं तो किसको बेचते हैं, डायरेक्टली पब्लिक को। और ये बात आपको सुनने में खराब लग रही होगी, यार ऐसा क्यों है, सबने बेचा है, प्रमोटर, एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक क्यों खरीदेगी, पब्लिक पागल है क्या, है। मैं आपको दिखाता हूँ ना। अब जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन हुआ, रिलायंस कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल ले लो आप। अब इसमें क्या हुआ कि सबको पता चला, अनिल अंबानी को भी लगा, डीआईएस, एफआई, सबको लगा कि भाई कंपनी अच्छा नहीं करेगी। तो सबसे पहले किसे पता चलता है, सबसे पहले पता चलता है प्रमोटर को, कि भाई मेरी कंपनी अच्छा नहीं करी। अनिल अंबानी जी ने 59 से करके 53 कर दिया, बेचा, ठीक है। एफआईएस ने भी बेचा, डीआईएस ने भी यहाँ पे बेचा। डीआईएस को लगा नहीं कंपनी अच्छा करेगी, उन्होंने फिर से थोड़ा सा खरीदा। प्रमोटर को पता था भाई नहीं खराब होने वाली है, और ज्यादा बेच दिया, ठीक है। प्रमोटर ने भी बेचना स्टार्ट करा, डीआईएस ने भी बेचना स्टार्ट करा। आप देखोगे 5% आ गई, एफआईएस ने 0.8%, 4%, सबने बेचना स्टार्ट करा है। खरीद कौन रहा है, पहले 15% कंपनी थी, 30 कर दी, 30 से 60% कंपनी पब्लिक ने खरीद ली, 86% कंपनी पब्लिक ने खरीद ली, 89% पब्लिक ने खरीद ली, 89%, फिर 92% खरीद ली 2024 के अंदर। 2025 में भी थके नहीं है, अभी और खरीदना चाहते हैं। 2025 के अंदर भाई साहब 94% कंपनी, 94% कंपनी खरीद ली पब्लिक ने। सुनने में कितनी बेवकूफी वाली बात लगती है, बट होता है, ठीक है। तो पब्लिक आई डोंट वांट, ठीक है। तो यहाँ पे आप शेयर होल्डिंग पैटर्न समझ गए आप, कि स्मार्ट मनी खरीदे, डम मनी हमें फर्क ही नहीं पड़ता। स्मार्ट मनी का जो पैसा है वो आना चाहिए कंपनी के अंदर, वो लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या तो स्टेबल हो, है ना, स्टेबल और इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग नहीं चाहिए। क्लियर है, इफ क्लियर जस्ट टाइप आई इन द चैट। क्लियर। अभी जेपी पावर का आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, जेपी पावर का आप बताओ, ठीक है। अब जेपी पावर का मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है, और ये मैंने ईयरली लगा दिया है। आप मुझे बताओ अच्छा है या खराब। उन्होंने बताया भाई, अब मैं देख लेता हूँ, मैंने अभी देखा नहीं है। अब चलो मैं देख, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं कि ओके ओके है, चलो देखते हैं। तो पब्लिक का क्या हुआ, प्रमोटर ने क्या करा, प्रमोटर ने 30% का स्टेक 24% कर दिया, ठीक है। एफआईएस ने यहाँ पे खरीदा है, डीआईएस ने यहाँ पे बेचा है, ठीक है। ओवरऑल अगर हम देखें तो 52%, मतलब कंफ्यूजिंग तो है, ठीक है। डीआईएस ने यहाँ पे खरीदा, डीआईएस ने यहाँ पे थोड़ा सा बेचा है, डीआईएस ने यहाँ पे बहुत ज्यादा बेचा है, अभी भी डीआईएस अगर आप देखो बेच रही है। एफआईएस ने खरीदा है, एंड उसके बाद प्रमोटर्स का 24% है। जब कंफ्यूजिंग लगे ना तो सीधे देखो डम मनी, ठीक है। आपको देखना है डम मनी के पास स्टेक बढ़ रहा है कम हो रहा है, सिंपल सा। अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, इन्हें छोड़ दो, ठीक है। आप बस पब्लिक देखो, है ना, क्योंकि ये तीनों बेचेंगे तो खरीदेगा कौन, पब्लिक।
पहले था 20%, फिर हो गया 32%, फिर हो गया 38%, फिर हो गया 51.68%, फिर कम हुआ। अब यहाँ पे जब कम हुआ तो दिस इज अ पॉजिटिव पॉइंट कि भाई बाकी लोगों ने खरीदा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एफआईज ने भी खरीदा एंड डीआईज ने भी खरीदा, यहाँ पे पॉजिटिव हुआ। उसके बाद फिर से बढ़ गया, ये अब नेगेटिव पॉइंट हो गया। उसके बाद अगर आप देखोगे रिसेंट 2025 के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे कम हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 2018 से लेकर 15% से लेकर 50% कंपनी पब्लिक ने खरीद लिया, डम मनी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम नहीं बोल सकते हैं अच्छा है, मतलब बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है इवेंचुअली देखें, बट अच्छा तो नहीं बोल सकते ऐसे, है ना, इट इज बैड। तो इसको हम क्या करेंगे, टिक नहीं करेंगे। ठीक है, टिक हम नहीं करेंगे, इसे हम खाली छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज आती है वो है कैश फ्लोस। ठीक है, कैश फ्लोस। अब कैश फ्लोस का क्या मतलब होता है कि कंपनी जो काम कर रही है, प्रॉफिट तो कर रही है, पर उनके पास कैश होना चाहिए ना। मैं आपको बताता हूं, अब आपके पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, आपके पास 100 करोड़ रुपए का रियल एस्टेट है, बट आपके पास पैसे ही नहीं है, आपकी जेब में पैसे नहीं है। आपके पास एसेट्स हैं, 100 करोड़ की जमीन है, बट आपके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। तो खर्च करने के जो पैसे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कैश फ्लोस। तो वी वांट कि भाई कंपनी के पास पैसे होने चाहिए, है ना, जेब में पैसे होने चाहिए जो वो खर्च कर सके, उन्हें हम बोलते हैं कैश फ्लोस। तो कैश फ्लो सिंपली आपको देखना है कि कैश फ्लोस पॉजिटिव होने चाहिए। और कौन सा देखना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं देखना है, फाइनेंसिंग नहीं देखना है, नेट नहीं देखना है, आपको बस ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखना है। तो यहाँ पे बस आपको ये देखना है कि रिसेंट ईयर जो हो वो उसका जो फिगर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी प्लस में होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस 17,000 करोड़ है, तो इसे हम सिंपली टिक कर देंगे। ठीक है, एर्थ रेशियो क्या है, कैश फ्लो शुड बी पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव है जी हाँ, इसको हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। उसके बाद बैलेंस शीट का साइज इंक्रीज हो रहा होना चाहिए। जो भी कंपनी अगर ग्रो कर रही है तो उसके एसेट्स ग्रो करने चाहिए। ठीक है, तो वो हम कैसे देखेंगे, कैश यहाँ पे। ठीक है, बैलेंस शीट साइज शुड बी ग्रोइंग, तो यहाँ पे साइज क्या ग्रो हो रहा है। ठीक है, द आंसर इज नॉट। 17,000 करोड़ की बैलेंस शीट थी, अभी मतलब 37,000 करोड़ की बैलेंस शीट थी, अभी अगर आप देखोगे तो 17,000 करोड़ की हो चुकी है। ठीक है, तो बैलेंस शीट का साइज यहाँ पे ग्रो नहीं हो रहा है। ठीक है, साइज शुड बी ग्रोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे साइज भी ग्रो नहीं हो रहा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, खाली छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, लास्ट चीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ। ठीक है, सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ ये कितनी होनी चाहिए, हर एक टाइम फ्रेम में एटलीस्ट 10%। यानी जीपी पावर को अगर हम एनालाइज करेंगे तो हर टाइम फ्रेम में हमारी 10% की होनी चाहिए। मतलब 10 साल के अंदर भी 10% होना चाहिए। ठीक है, 5 साल के अंदर भी मिनिमम 10% होना चाहिए, 3 साल के अंदर भी मिनिमम 10% होना चाहिए, पिछले 12 महीने के अंदर भी मिनिमम 10% होना चाहिए। ठीक है, तो क्या इसका है, द आंसर इज नो। ठीक है, द आंसर इज नो, क्योंकि पिछले 1 साल के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी भी ड्रॉप हुई है, सेल्स भी ड्रॉप हुई है। ठीक है, तो ऐसी कंपनी के अंदर क्यों इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो अभी आप मुझे बताओ कि इस कंपनी ने कितना स्कोर कराया आउट ऑफ 10। 4 कराया भाई साहब, 4। इसको हम 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा दे देना कि चलो शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक था आपका, ईपीएस भी ठीक था आपका, तब भी नहीं स्कोर कर पाएगी, वी शुड ड्रॉप इट। ठीक है, इसको हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे इसके अंदर, क्योंकि 4 आउट ऑफ 10 करा है। ठीक है, हमें कितना चाहिए, मिनिमम 7 आउट ऑफ 10। ठीक है, तो चलो एक कंपनी है जिसमें मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ आउट ऑफ 10। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम है भाई साहब अर्बन। मुझे बहुत पसंद है कंपनी, इसलिए मैं बार बार लगाता हूँ इस कंपनी के अंदर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब इसको लगा के देख लेते हैं एक अच्छी कंपनी के अंदर। वोडाफोन आइडिया स्कोर नहीं करेगी भाई साहब 10 आउट ऑफ 7, मुझे पता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन शुड बी ग्रेटर देन 20%। तो इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप बताओ, क्या 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा है। ठीक है, इसका क्या है, 19 है। ठीक है, 19 है, तो इसको हम टिक कर सकते हैं, बट नहीं करते हैं। चलो इसका 20% होना चाहिए, 19% है, तो इसको ड्रॉप कर देते हैं। नेक्स्ट क्या चाहिए, ईपीएस शुड बी स्टेबल। ये चीज आप मुझे बताओ, ईपीएस स्टेबल है या नहीं, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। यहां पे आपका रिवीजन हो जाएगा एक बार, ईपीएस स्टेबल है या नहीं गाइस, चैट बॉक्स, हाँ फटाक से, यस, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, ग्रो कर रहा है ना, 3 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, इट इज ग्रोइंग, इंक्रीजिंग है, तो इसको हम क्या करते हैं, टिक कर देंगे। ठीक है,
उसके बाद क्या चाहिए, डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम का होना चाहिए। तो आप देखो डेट टू इक्विटी रेशियो क्या 1 से कम का है, 1 से कम का है 0.79 है, 1 से कम का है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15-15% होनी चाहिए। तो क्या है, 15% से बहुत ज्यादा है, 30% 50% है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, इसको भी दोनों को टिक कर देंगे। नेट प्रॉफिट शुड बी डबल ऑफ इंटरेस्ट, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट का 2 गुना होना चाहिए। तो आप ये चीज मुझे बताओ, ये चीज आपको बतानी है क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है। इंटरेस्ट ये रहा, नेट प्रॉफिट ये रहा, क्या डबल है, क्या इसको हम टिक कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिकॉज 3 करोड़ का इंटरेस्ट देना है, 11 करोड़ का प्रॉफिट है, मतलब 3 गुना है ऑलमोस्ट, तो इसको हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा होना चाहिए, तो दोस्तों क्या इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, क्या इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, हाँ अच्छा है, मतलब खराब नहीं बोल सकते हैं, ऑल्दो इसके अंदर एफ आई एस डी आई एस नहीं है, थोड़ा सा एफ आई एस है 0.06, बट बोल सकते हैं कि अच्छा है, ठीक, खराब कुछ नहीं है। उसके बाद कैश फ्लो पॉजिटिव होने चाहिए, तो कैश फ्लोज क्या इसके पॉजिटिव है, कैश फ्लोज 4 करोड़ का पॉजिटिव है, हाँ नेगेटिव नहीं है, कैश फ्लो पॉजिटिव। उसके बाद बैलेंस शीट का साइज इंक्रीज हो रहा होना चाहिए, तो क्या बैलेंस शीट का साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बैलेंस शीट का क्या साइज इंक्रीज हो रहा है, 21 करोड़ से 76 करोड़ की हो गई है, बैलेंस शीट का साइज इंक्रीज हो रहा है, इसको भी हम टिक कर देंगे। लास्टली क्या आता है, सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 10 ईयर्स, हर टाइम फ्रेम के अंदर शुड बी एटलीस्ट 10%, ठीक है। तो पिछले, क्योंकि न्यूली लिस्टेड कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, तो 3 साल का टाइम फ्रेम अवेलेबल है, तो इसके अंदर 10% ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। अब इस कंपनी के अंदर क्या दोस्तों हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो एक चीज नहीं भी मिली है ना, वो भी 19% है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कम है। एंड आप भी इस चीज को लॉजिकल यूज करना, अगर किसी कंपनी ने लेट से 8 आउट ऑफ 10 स्कोर करा है, और ये जो 2 रेशियोज हमारे मिसिंग हैं, ये बहुत ज्यादा खराब नहीं होने चाहिए, 19-20 का फर्क चलेगा, है ना। अब अगर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से 2% का होता, बाकी सारी चीजें इसने टिक कर दी होती, तो मैं इन्वेस्ट थोड़ी करता। थोड़ा सा लॉजिक भी यूज करना है, ठीक है, कैन इन्वेस्ट। ओके, सो यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है गाइस, इफ क्लियर जस्ट टाइप आई इन द चैट। एंड एक बार मुझे बता दो गाइस, क्या मजा आ रहा है, सीखने में मजा आ रहा है, बोरिंग तो नहीं हुआ, बोरिंग तो नहीं हुआ, मजा आ रहा है, बिकॉज देखो सीखना, सीखना बड़ी बात नहीं है, आप सीख सकते हो, इंटरेस्टिंग चीजों को सीखना है, मतलब इंटरेस्टिंग तरीके से सीखना, वो इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर स्टोरी नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न ऐसे बता दूं, आप भूल जाओगे। मैंने आपको अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी का एग्जाम्पल दिया है ना, आप कभी नहीं भूलोगे। और इनफैक्ट ये आप 99% लोग जो शेयर होल्डिंग मतलब स्टॉक मार्केट में ऑपरेट करते हैं, उन्हें भी ये बात नहीं पता है। तो इंटरेस्टिंग तरीके से सीखना इंपॉर्टेंट है, एंड ये मुझे दिख भी रहा है, बिकॉज जितने लोग थे हमारे 2 बचे, उतने ही लोग आज भी हैं, और इस टाइम पे भी हैं, 2 घंटे होने वाले हैं, 2 घंटे से हमारे साथ लोग बने हुए हैं, तो दैट शोज की क्लास इज गोइंग इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच। अभी हम आ चुके हैं भाई साहब, ये था हमारा 50% पार्ट हो चुका है, अब हमारा 50% पार्ट बचा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, विच इज व्हेन टू एंटर। अब मैं आपको बताऊंगा वैल्यू इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग। अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने शार्क टैंक देखा है, शार्क टैंक देखा है, कितने लोग हैं जिन्होंने शार्क टैंक देखा है, देखा है, देखा है, सबने देखा है। अच्छा, शार्क टैंक में आपने देखा है किसी भी शार्क ने बोला हो कि हम इसलिए इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपका शेयर प्राइस ज्यादा है, हम इसलिए इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपका शेयर प्राइस ज्यादा है। किसी कंपनी ने ऐसा बोला, किसी शार्क ने ऐसा बोला आज तक कि नहीं भाई आपका शेयर प्राइस बहुत ज्यादा है इसलिए हम इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, आपका शेयर प्राइस अगर 5 रुपए होता या 100 रुपए के आसपास हो तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? बिकॉज वो क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो हमेशा बोलते हैं वैल्यूएशन, वो हमेशा एक वर्ड यूज करते हैं वैल्यूएशन, कि गाइस आपके जो कंपनी लेके आए इसकी वैल्यूएशन हाई है। 200 करोड़ रुपए क्यों बता रहे हो, इसको तो 100 करोड़ की वैल्यू दो, आप 50 करोड़ की वैल्यू दो, 500 करोड़ की वैल्यू क्यों दे रहे हो, 200 करोड़ की वैल्यू दो। वो हमेशा जब कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वैल्यूएशन देख के इन्वेस्ट करते हैं,
कभी शेयर प्राइस देख के इन्वेस्ट नहीं करते। चाहे तो उसका भी निकाला जा सकता है, शेयर प्राइस अनलिस्टेड कंपनीज का भी निकल जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस फॉर्मूला यूज करना होता है। बट वो हमेशा क्या देखते हैं, वैल्यूएशन। बट आप और हम जब इन्वेस्ट करने जाते हैं, हम क्या देखते हैं, शेयर प्राइस, कि भाई 350 रुपए का मिल रहा है, महंगा है। 10 रुपए का मिल रहा है, वाह बहुत सस्ता है, खरीद लेते हैं। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हो, एंड वॉरेन बफेट ने भी ये चीज बताई है कि एवरीवन नोज द प्राइस ऑफ द स्टॉक बट नो वन नोज इट्स वैल्यू। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर, जब वो भी किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, वैल्यूएशन देख के इन्वेस्ट करते हैं, कभी भी वो शेयर प्राइस नहीं देखते हैं। जब उन्हें लगता है वैल्यूएशन हाई है, दे एग्जिट। जब उन्हें लगता है वैल्यूएशन कम हो गई है, वो खरीद लेते हैं। तो अगर आप भी एक बेटर इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जिसे उन्होंने एक्सप्लेन करा है एक बुक के अंदर, जिसका नाम है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ठीक है, बेंजामिन ग्राहम ने ये बुक लिखी है, एंड इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है वैल्यू इन्वेस्टिंग। ठीक है, अब अगर आपके पास ये किताब पढ़ने का टाइम नहीं है, तो मैं आपको सिंपली 10 मिनट के अंदर वैल्यू इन्वेस्टिंग सिखा सकता हूँ। क्या आप सीखना चाहते हो? इन जस्ट 10 मिनट्स सीखना चाहते हो, और ये आपको आता है। ठीक है, वैल्यू इन्वेस्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लॉजिकल चीज है, मैं आपको सिखाता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, मैं कैसे सिखाऊंगा, देखो मैं एकदम देसी एग्जांपल सिखाऊंगा। मैं एग्जांपल लूंगा सब्जी मार्केट का। किसका लूंगा? सब्जी मार्केट का। सब्जी मार्केट कितने लोग गए हैं? और मैं सब्जी मंडी की बात कर रहा हूँ, मंडी की बात कर रहा हूँ, जहाँ ऐसा नहीं मॉल में, सुपर मार्केट में नहीं, जो एकदम ओपन मार्केट होती है, जहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड का गेम बहुत अच्छा हमें देखने के लिए मिलता है। कितने लोग गए? मी। ठीक है, बहुत कम लोग गए हैं। ओके, बहुत सारे लोग गए हैं। ठीक है, 99% लोग बोल रहे हैं कि हाँ हम गए हैं सब्जी मंडी, जहाँ पे आलू प्याज सब कुछ खुले में मिलता है। ठीक है, ओके, सब लोग गए। अब लेट से आपको आलू लेना है, आपको आलू घर से बोला गया कि 5 किलो आलू लेके लाओ। ठीक है, तो 5 किलो क्या है, 5 किलो आपकी रिक्वायरमेंट हो गई है। अब आपको आलू 3 प्राइसेस में मिलता है। ठीक है, जो पहला प्राइस है वो है 40 रुपए kg। ठीक है, 40 रुपए kg क्या है, आलू का एवरेज प्राइस है। क्या है? एवरेज प्राइस है। एवरेज प्राइस क्या है? 40 रुपए किलो। और ये एवरेज प्राइस दोस्तों कैसे निकाला गया है, मैं आपको बताता हूँ। हर दिन के आलू का प्राइस कैलकुलेट करा गया है। किसी दिन 40 था, किसी दिन 50 था, किसी दिन 35 था, किसी दिन 25 था, किसी दिन 60 था। हर दिन का प्राइस नोट डाउन करा गया है और उसका एक एवरेज कैलकुलेट करा है। एवरेज प्राइस क्या निकल के आया है? 40 रुपीज kg। कभी कभी क्या होता है, आलू ओवर वैल्यूड हो जाता है। ओवर वैल्यूड हो जाता है। जब ओवर वैल्यूड हो जाता है, आपको पता है कितने में मिलता है? आपको मिलता है 50 रुपीज kg। ओवर वैल्यूड कब हो जाता है? जब होता क्या है कि किसी दिन आलू के 10 ट्रक आते थे रोज, किसी दिन 15 ट्रक आ गए, सॉरी 10 ट्रक रोज आते थे, किसी दिन 5 ही ट्रक आए। तो क्या हो गया, आलू की सप्लाई कम हो गई, डिमांड सेम थी, तो प्राइस बढ़ गया। कभी कभी क्या हो जाता है, अंडर वैल्यूड हो जाता है। अंडर वैल्यूड कब हो जाता है? जब 10 ट्रक रोज आते थे, किसी दिन 15 आ गए या किसी दिन 20 आ गए, तो क्या हो गया, एकदम से सप्लाई बढ़ गई। ठीक है, तो कितने रुपए मिलने लगा? 30 रुपए किलो मिलने लगा। अब आप मुझे बताओ कि आप आलू को किस प्राइस पे खरीदना पसंद करोगे? किस प्राइस पे खरीदना पसंद करोगे? 30 रुपए किलो, बस। इसी को हम बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। आप 30 रुपए पे क्यों खरीदना चाहते हो? बिकॉज आलू आपको एवरेज प्राइस से नीचे मिल रहा है। एवरेज प्राइस से नीचे मिल रहा है, इसीलिए आपको लग रहा है कि 30 रुपए सस्ता है। ठीक है, दैट्स ऑल। कि भाई अंडर वैल्यूड है, एवरेज प्राइस से कम मिल रहा है, तो हम मानते हैं कि वो प्राइस सस्ता है। शेयर्स के अंदर भी आपको ये करना है, अगर कोई शेयर अपनी एवरेज वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो हम उसे खरीद सकते हैं। अब क्या करते हैं, स्टॉक सब्जी मंडी से आ जाते हैं स्टॉक मार्केट की दुनिया के अंदर। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। अब यहां पे आ जाते हैं स्टॉक मार्केट। ठीक है, अब आपको लेट से अर्बन खरीदना है। अब स्टॉक मार्केट में जो वैल्यूएशन है, कोई चीज वो दिखाती है, तो वो है पी रेशियो।
पी रेशियो एक रेशियो होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। तो पी रेशियो में क्या बताता है, स्टॉक की वैल्यू। अगर पी रेशियो बढ़ रहा है इसका मतलब है कि स्टॉक की जो वैल्यू है, मतलब इस कंपनी की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है। अगर पी रेशियो कम हो रहा है मतलब कंपनी की जो वैल्यू है, वैल्यूएशन, वो गिर रही है। तो आप कब खरीदना चाहोगे, बढ़ते हुए पी में या घटते हुए पी में? बढ़ते हुए पी में आप इन्वेस्ट करना चाहोगे या घटते हुए पी रेशियो में? जब बढ़ रही है मतलब कंपनी की वैल्यू